जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। शक्ति बैच के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी जिसको आप मोशन इन 1D कहते हो या जिसको आप सिर्फ मोशन के नाम से भी जानते हो, है ना। इसके अंदर हम सारे छोटे से लेके बड़े तक सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। कुछ हम क्वेश्चंस में से सीखने की कोशिश करेंगे और कुछ हम थ्योरी में से सीखने की कोशिश करेंगे। और एट द एंड हमेशा की तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, कुछ एनसीईआरटी से और कुछ प्रीवियस ईयर एनडीएस सीडीएस और एयरफोर्स के क्वेश्चंस में से। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे सारी की सारी थ्योरी का, सारे के सारे फॉर्मूलाज का, जितने भी आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ पार्ट जो रह जाएगा उसको हम क्वेश्चंस के साथ सीखेंगे, यानी आपने इस वीडियो को पूरा देखना है बच्चों। ठीक है, वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों ने पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद शक्ति बैच को आपने सर्च करना है बैचेस सेक्शन में जाकर के। वहां पर आप बच्चों उसको सब्सक्राइब करोगे, यानी बाय नाउ पर क्लिक करोगे। पैसा कोई नहीं मांगा जाएगा, लेकिन वो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आपने क्लासरूम के सेक्शन में जाना है और वहां पर फिजिक्स के अंदर आपने आज की डेट के नीचे जो लिंक बना होगा वहां से आप लोगों को पीडीएफ आज के इस क्लास की मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों सबसे पहले तो मोशन होता क्या है, रेस्ट क्या होता है। देखो रेस्ट और मोशन जो दो टर्म्स है, बड़ी ही रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स मतलब किसी के लिए कोई चीज मोशन में, किसी के लिए कोई चीज रेस्ट में हो सकती है। ठीक है ना भाई। जैसे मान लो कि मैं इस टाइम पार्क के अंदर राउंड काट रहा हूं। लेट अस सपोज मैं इस टाइम पर पार्क में हूं और मैं चक्कर काट रहा हूं। ठीक है ना, और मेरे साथ साथ मेरा छोटा भाई आकर के भी उसी सेम स्पीड पर चक्कर काट रहा है, यानी हम दोनों सेम स्पीड पर चल रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को रेस्ट में दिखेंगे। जैसे बस में ट्रेवल करने वाले सारे पैसेंजर एक दूसरे को रेस्ट में लगते हैं, मेट्रो में ट्रेवल करने वाले, ट्रेन में ट्रेवल करने वाले सारे पैसेंजर एक दूसरे को रेस्ट में लगते हैं, बैठे होते हैं सारे, तो सबको ऐसा लगता है सब रुके हुए हैं। ठीक है ना, लेकिन किसी बाहर जो स्टेशन पर खड़ा है या जो बाहर खड़ा होकर उन सबको देख रहा है, उनको तो वो मोशन में लगेगा। ठीक है ना, तो मोशन और रेस्ट ये दोनों ही बड़ी रिलेटिव टर्म्स है। किसी के लिए कोई चीज मोशन में हो सकती है, दूसरे के लिए वही चीज रेस्ट पे हो सकती है। जैसे इस टाइम पर हम लोग धरती पर खड़े हैं, है ना, या धरती पर बैठे हैं, तो हमें लगता है कि हम रेस्ट पे हैं, लेकिन क्या धरती घूम नहीं रही? घूम रही है भाई, वो तो गोल है, धरती तो गोल है, वो तो घूम रही है ना। और वो घूम घूम के सूरज के चक्कर भी लगा रही है, यानी दो तरह के मोशन हो रहे हैं। एक तो वो अपनी एक्सिस पर मोशन कर रही है, दूसरा वो सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है। दो तरह के मोशन हो रहे हैं। क्या ये मोशंस हमको फील हो रहे हैं? नहीं हो रहे, क्योंकि हमने खुद को माना हुआ रेस्ट में। ठीक है ना यार, तो इसीलिए एक जनरलाइज्ड टर्म, जनरलाइज्ड डेफिनेशन दे दी गई मोशन को, रेस्ट को, और वो ये है कि टाइम के रिस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखना पड़ता है कि कोई चीज चल रही है, कोई चीज नहीं चल रही। और चलने का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज करना। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर अगर वो चीज जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है ना, कोई एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि वो चीज चल रही है या नहीं चल रही, तब मानेंगे कि वो मोशन में है। और अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर्स पोजीशन, तो बोलेंगे कि वो नहीं चल रही है, तो वो रेस्ट पर है। ठीक है, पढ़ देते एक बार जरा पीछे का लिखा हुआ। बॉडी सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटीन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी बॉडी टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो उसको क्या लेना पड़ता है? रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, यानी एक मानक लेना पड़ता है आपको। उस मानक के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि कोई फलानी चीज चल रही है या रुकी हुई है। ठीक है ना, कोई एक तो स्केल आपको लेना पड़ेगा, कोई एक तो रेफरेंस पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, कोई एक तो जीरोथ पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। उसी से आप डिसाइड करोगे कि कोई चीज अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है या नहीं कर रही है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। आप समझते होगे कि डिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी रास्ते से निकल जाना, है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन से जाना, स्ट्रेट पाथ से जाना। ठीक है, जैसे यहां से और यहां फैक्ट्री से घर से कोई निकला, अपनी फैक्ट्री जा रहा है काम वाम करने के लिए, ठीक है ना, तो उसने ये रास्ता पकड़ा, ये रास्ता पकड़ा, तो ये जो रास्ता, जिस रास्ते पर ये चलेगा, जो एक्चुअल पाथ होगा, है ना, जो एक्चुअल पाथ होगा उसको डिस्टेंस बोलेंगे। और जो एक्चुअल पाथ नहीं होगा, यानी जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी अपने घर की खिड़की से निकले और सीधा फैक्ट्री खिड़की में घुस जाए, सुपरमैन की तरह से उड़ के जाए, अपने घर की खिड़की से निकले और सीधा फैक्ट्री खिड़की में घुस जाए, उस रूट को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वाला रूट। ठीक है ना, उस रूट को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। पढ़ लेते हैं फटाफट से। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। पाथ की एक्चुअल लेंथ क्या है? ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल का मतलब जो पहले वाली पोजीशन है वो, और ये हो गई फाइनल वाली पोजीशन। ठीक है ना, तो यहां से यहां चल रहा है और कैसे चले? एक्चुअल पाथ से चले, जिस मर्जी पाथ से चले। ठीक है ना, उस पाथ से अगर वो जाएगा तो उसको बोलेंगे कि वो कैसे चल रहा है? डिस्टेंस पर चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि चेंज करना अपनी पोजीशन को, है ना,
इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ बढ़ना। जैसे यहां से यहां जाएगा तो एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ जाएगा कि भाई मुझे ऐसे ही जाना है, ठीक है ना यार, मुझे ऐसे ही जाना है, इसी डायरेक्शन के अंदर चलना है मुझे। तो ये डायरेक्शन होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट की, है ना, एरो से दिखाया जा रहा है ना, ये डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अब कुछ डिनोशंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस को डी से डिनोट किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जरूरी नहीं कि हर बार किया ही जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टेंस को डी से और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर का मतलब जिसकी डायरेक्शन जरूरी है देनी, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनकी डायरेक्शन के बिना स्टडी नहीं हो पाती, डायरेक्शन के साथ ही उनको पढ़ना पड़ता है। और स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी सिर्फ वैल्यू चाहिए, उनके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होती। होप आपको स्केलर वेक्टर का मतलब 9th क्लास से पता होगा, ठीक है ना। बढ़ता हूं आगे, स्पीड की बात आती है। स्पीड का मतलब होता है कि किस रेट से किसी डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है। जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जैसे लेट अस सपोज आपने दिल्ली से आगरा जाना है, ठीक है ना, आपने दिल्ली से आगरा जाना है, तो डिस्टेंस तो फिक्स है ना, दिल्ली से आगरा का जो रास्ता है वो है लेट अस सपोज 400 किलोमीटर का रास्ता है ना, वैसे कुछ कम है, कोई नहीं, अपन 400 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। दिल्ली से आगरा तक का रास्ता कितना, 400 किलोमीटर सपोज करवा दिया मैंने आपको ऐसा ही, ठीक है ना। अब इस 400 किलोमीटर को कवर करने के अलग अलग मोड हो सकते हैं ना यार। आप 400 किलोमीटर को पैदल कवर कर लो, आप 400 किलोमीटर को साइकिल से कवर कर लो, आप 400 किलोमीटर को गाड़ी से कवर कर लो, आप इसको ट्रेन से कवर कर लो, आप इसको हवाई जहाज से कवर कर लो, आप तैर के कवर कर लो, आप रेंग के कवर कर लो, आप जमीन के नीचे सुरंग बना के चले जाओ, जैसे मर्जी जाओ। अलग अलग मोड हो सकते हैं इस 400 किलोमीटर को ट्रेवल करने के, और जितने जितने मोड होंगे उतनी अलग अलग उनकी क्या होगी, स्पीड्स होंगी, है ना। ट्रेन से जाओगे थोड़ा जल्दी पहुंचोगे, पैदल जाओगे तो 1-2 दिन लग जाएंगे पहुंचने में, है ना। साइकिल से जाओगे तो भाई हाँ 1 दिन पूरा लग जाएगा, बाइक से जाओगे हाँ भाई आधे दिन में पहुंच जाएंगे हम, ठीक है ना। हवाई जहाज से जाएंगे, फाइटर प्लेन से जाएंगे तो 2 सेकंड के अंदर हो सकता है पहुंच जाए, 3 सेकंड के अंदर पहुंच जाए, क्या पता भाई, ठीक है ना भाई। तो इसीलिए इस 400 किलोमीटर के पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के रेट अलग अलग हो सकते हैं। रेट का मतलब टाइम अलग अलग हो सकता है इनको कवर करने का। ये 400 किलोमीटर हो सकता है 1 मिनट में कवर हो जाए, ये 400 किलोमीटर हो सकता है 1 घंटे में ट्रेवल हो जाए, ये 400 किलोमीटर हो सकता है 1 दिन में ट्रेवल हो जाए, ये 400 किलोमीटर हो सकता है 1 हफ्ते में ट्रेवल हो। अलग अलग रेट हो सकते हैं। उसी रेट का नाम स्पीड रखा हुआ है ना। उसी रेट को एक इंडेक्स दे दिया गया, एक नाम दे दिया गया स्पीड, ठीक है ना, कि किस स्पीड से कवर किया गया है। जब जल्दी कवर किया जाएगा तो बोलेंगे ज्यादा स्पीड से किया जाएगा, जब देर से कवर किया जाएगा तो बोलेंगे कम स्पीड से ट्रेवल किया गया है, ठीक है ना। इसलिए स्पीड को जो बना दिया गया वो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो बना दिया गया कि एक डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया जा रहा है। तो टाइम को ले लिया गया नीचे और डिस्टेंस को ले लिया गया ऊपर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से ये फॉर्मूला बन गया, क्योंकि एक डिस्टेंस को कवर करने के अलग अलग टाइम हो सकते हैं, तो इसलिए स्पीड भी क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। और स्पीड को वैसे तो जनरली एस से करते हैं, कभी कभी इसको यू से भी कर देते हैं। तो यहां पर जैसे यू से करा हुआ है, डिस्टेंस को यहां एस से किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यू इज इक्वल टू एस अपॉन टी हो गया, है ना। यहां से एस इज इक्वल टू यू टी आ गया, यानी डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है। ये असल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिस्टेंस जो है वो है स्पीड इंटू टाइम, है ना। यहां से भी निकल सकता है, कुछ नहीं किया, रीअरेंज कर दिया बस इसको। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, ठीक है। जैसे आपको पता है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। उसको भी डायरेक्शन की एसोसिएशन नहीं चाहिए, उसको डायरेक्शन का साथ नहीं चाहिए, किसी भी डायरेक्शन के अंदर स्पीड कैसी भी हो सकती है। तो मैग्नीट्यूड से मतलब है बस, ठीक है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है। और लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। ये बातें 9th क्लास के अंदर डेफिनेशन के साथ आई थी, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। एक बार दोहरा लेते हैं उसको। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है कि जिसमें डिस्टेंस कवर किया जा रहा है इक्वल इंटरवल्स में, और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है। जैसे मान लो पहले 100 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल हुआ, अगला 100 किलोमीटर भी 1 घंटे में ट्रेवल हुआ, उसका अगला 100 किलोमीटर भी 1 घंटे में ट्रेवल हुआ, उसका अगला 100 किलोमीटर भी 1 घंटे में ट्रेवल हुआ। तो 300 या 400 किलोमीटर 4 घंटे में हो गए, 300 किलोमीटर 3 घंटे में हो गए, 200 किलोमीटर 2 घंटे में हो गए, 100 किलोमीटर 1 घंटे में हो गया, 50 किलोमीटर आधे घंटे में हो गया। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी सेम स्पीड से चलना। यह पॉसिबल ही तभी है, इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल होना पॉसिबल ही तभी है जब स्पीड आपकी कांस्टेंट रहेगी। यानी ये करने के लिए स्पीड कांस्टेंट रखनी पड़ती है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, माने सेम स्पीड,
यूनिफॉर्म का मतलब सेम स्पीड। सेम स्पीड कब बोलेंगे सेम स्पीड? जब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अरे इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो बोलेंगे सेम स्पीड है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज करना, स्पीड को बढ़ाना या घटाना। एक बात बताओ, अगर स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, लेट अस सपोज, कभी बढ़ती है कभी घटती है, लगा लो बढ़ती जाती है, घटती जाती है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो रेट होगा, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो रेट होगा वो भी तो चेंज होगा। भाई पहले 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में ट्रेवल हो रहा था, अगला 100 किलोमीटर आधे ही घंटे में ट्रेवल हो जाएगा, उसका अगला 100 किलोमीटर 15 मिनट में ट्रेवल हो जाएगा, उसका अगला 100 किलोमीटर 5 मिनट में ट्रेवल हो जाएगा। यह होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, यानी आप अपनी स्पीड को करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। पहला 100 किलोमीटर 1 घंटे में, अगला 100 किलोमीटर आधे घंटे में, अगला 100 किलोमीटर 15 मिनट में, अगला 100 किलोमीटर 5 मिनट में, अगला 100 किलोमीटर 1 मिनट में। कितनी स्पीड आपने बढ़ा ली होगी सोचो, है ना। कुछ इस तरीके की स्पीड को बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम इंटरवल जो हो वो अनइक्वल हो, है ना। डिस्टेंस इंटरवल सेम था 100, लेकिन टाइम क्या था? 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, जो भी, ठीक है। उसके बाद बारी आती है एवरेज स्पीड की। अभी करते हैं एवरेज स्पीड की बात। एवरेज स्पीड के लिए अलग से स्लाइड लेकर के आया हूं, अभी वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। देखो जैसे अपन लोगों ने स्पीड को समझा, क्या समझा स्पीड को, कि कोई डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज उसका रेशियो क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। सेम टू सेम वेलोसिटी के लिए समझ लो आप, सेम टू सेम वेलोसिटी के लिए समझ लो, किसी डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, किसी स्ट्रेट पाथ पर चलने में कितना टाइम लग रहा है, किसी स्ट्रेट पाथ पर चलने में कितना टाइम लग रहा है, किसी स्ट्रेट पाथ में यानी एक ही डायरेक्शन पे चलने में, है ना। आप हाईवे पर पहुंचे और हाईवे आपने सीधा पकड़ लिया, भाई सीधी रोड है। कैसी रोड है? सीधी रोड है। एक ही दिशा में आप चलते जा रहे हो, है ना। एक ही दिशा में आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो वो जो दिशा आपकी एक ही बन चुकी है ना, तो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ना, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है। और जो आप स्पीड से चल रहे हो वही आपकी वेलोसिटी है, क्योंकि आपने दिशा बदली नहीं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को आप ये कह सकते हो कि वो स्पीड ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। वो स्पीड ही है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, यानी आपने दिशा को चेंज नहीं करना, आपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। अगर आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और आपने स्पीड को चेंज कर दिया तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यानी यहां वेलोसिटी डिपेंड करती है 2 बातों पर, ध्यान से सुनना। वेलोसिटी डिपेंड करती है 2 बातों पर, स्पीड पर और डायरेक्शन पर। स्पीड चेंज तो भी वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज तो भी वेलोसिटी चेंज, दोनों चेंज तो भी वेलोसिटी चेंज, ठीक है ना। वेलोसिटी है क्या? वेलोसिटी है किसी डिस्प्लेसमेंट को कवर करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी डिस्प्लेसमेंट को कवर करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पढ़ लेते हैं। इट इज द रेट, ये वो रेट है ना। टाइम टेकर मतलब, रेट का मतलब होता है नीचे टाइम आएगा। कभी भी रेट की बात करी जाए तो वो टाइम रेट ही होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर टाइम रेट होता है ना। तो इट इज द रेट विद विच अ बॉडी मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में कितनी देर तक चल रही है, कितनी देर से उस पर्टिकुलर डायरेक्शन पर वो चल करके उसको कवर कर रही है, दैट इज उसकी वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, माने डायरेक्शन एसोसिएटेड होगी और मैग्नीट्यूड यानी स्पीड भी एसोसिएटेड होगा। स्पीड माने मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का मतलब तो डायरेक्शन ही होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी हो गई डिस्प्लेसमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी एक दिशा में चल रहे हो अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब फॉर्मूला आपको ठीक दिख रहा होगा। U मतलब वेलोसिटी होता है ना, या फिर V से भी बोलते हैं वेलोसिटी को, V U दोनों यूज होते हैं वेलोसिटी के लिए। S स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, है ना, T स्टैंड्स फॉर टाइम। A body said to be moving with uniform velocity. Uniform velocity का मतलब क्या है? If equal displacement of the body take place in same direction, आप सेम डायरेक्शन में चलते रहे, एक ही दिशा में बढ़ते रहे और डिस्टेंस को कवर करते रहे, बोले तो डिस्प्लेसमेंट को कवर करते रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर कवर करिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो माने यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और वेरिएबल वेलोसिटी क्या हुई? वेरिएबल वेलोसिटी हुई कि या तो आपने दिशा को बदल लिया, भाई ध्यान से सुनना, वेलोसिटी का चेंज 2 तरीके से होता है। स्पीड का चेंज तो एक ही तरीके से होगा कि भाई आप यहां तो रेस दबा दो या ब्रेक दबा दो। स्पीड का चेंज तो तभी होगा, क्योंकि स्पीड के साथ दिशा एसोसिएटेड नहीं होती, डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है, डायरेक्शन नहीं जुड़ी हुई उससे, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना यार, उसके साथ तो दिशा एसोसिएटेड है ना यार। तो अगर आपने दिशा को बदल दिया तो भी वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। दिशा को बदल दिया तो भी वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी।
मैग्नीट्यूड को बदल दिया यानी स्पीड को बदल दिया तो भी वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। दोनों केस के अंदर वेरिएबल वेलोसिटी होगी। ठीक है, पढ़ लो एक बार इसको। इफ द बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स स्पीड या डायरेक्शन या दोनों चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो साफ साफ लिखा हुआ यहां पर, पढ़ लो आराम से, आप पढ़ लो। द बॉडी सेड टू हैव अ वेरिएबल वेलोसिटी, तब क्या बोलेंगे कि बॉडी कैसी है, कैसी है, वेरिएबल वेलोसिटी वाली है। ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है टोटल टाइम में। अभी बात करता हूं उसके बारे में, है ना। एवरेज स्पीड वेलोसिटी की अलग से बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एवरेज स्पीड का मतलब समझो आप क्या है। अगर एवरेज स्पीड है, अगर एवरेज स्पीड है तो इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है टोटल टाइम में, टोटल टाइम में। ठीक है, दो क्वेश्चन बड़े मुख्य आते हैं इस पर, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से दो मुख्य क्वेश्चन है। पहला आता है सेम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, कि आप सेम डिस्टेंस से चल रहे हो तब क्या होगा, और दूसरा आता है सेम टाइम वाला क्वेश्चन। आपको समझ नहीं आया, बताता हूं क्या आता है, क्वेश्चन देख के बताता हूं आपको क्या आता है। ठीक है, देखो देखो ऐसा है, मान लो क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए कि आप किसी ए से बी पे जा रहे हो, ठीक, और बी से सी पे जा रहे हो, ठीक, और ये डिस्टेंस सेम है। ए से बी जाने का डिस्टेंस और बी से सी जाने का डिस्टेंस सेम है। ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। ए से बी जाने का और बी से सी जाने का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, स्पीड अलग अलग हो सकती है ना। आप अपने घर से गए नानी के घर, नानी के घर से गए मामा के घर, लेट अस सपोज, है ना। घर से गए नानी घर, नानी घर से गए मामा के घर। ठीक है, तो यहां से यहां जाने का, यहां से यहां जाने का स्पीड लेट अस सपोज 30 किलोमीटर पर आवर है, और यहां से यहां जाने का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यहां से यहां जाने की स्पीड अलग है, यहां से यहां जाने की स्पीड अलग है, डिस्टेंस लेकिन सेम है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक शॉर्टकट लगाना है आपने, ये वाला 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। नोट कर लेना इसको, इसको नोट कर लेना, शॉर्टकट है ये। 2v1 v2 अपॉन में v1 क्या हो गया, ये वाली स्पीड v1 हो गई, और v2 क्या हो गया, ये वाली स्पीड v2 हो गई। ठीक है, तो आपने लिखना है 2 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन में 30 प्लस 40, खत्म, आंसर निकल के आ जाएगा। और कुछ नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, बस ये दिया रहेगा। आपको दिखा दूंगा प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मनमर्जी से नहीं बना रहा मैं, पिछले सालों में क्वेश्चन है ऐसे एनडीए के अंदर, तब बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, अब सेम टाइम वाला देखो क्या है। सेम टाइम में ये है कि भैया पहले मान लो आप अपने घर से, है ना, आप अपने घर से किसी फ्रेंड के घर पे गए, किसी फ्रेंड के घर पे गए, आपको टाइम लगा टी, कुछ टी टाइम आपको लगा, लेट अस सपोज आधा घंटा लगा आपको। मैं आधा घंटा यहां पर स्पेसिफिकली नहीं ले रहा, अब ये मान लो टी टाइम लगा, या आप मन में समझ लो आधा घंटा लगा। ठीक है ना, आधा ही घंटा आपको कहीं और जाने में लगा। उसके बाद भाई आपका मन क्या, भाई कचौड़ी वचौड़ी खाने निकलते हैं, चलो, तो कचौड़ी खाने चले गए, है ना। तो कचौड़ी खाने में भी आपको कितना टाइम लगा, यहां से जाने में कितना टाइम लगा, भाई टी टाइम लगा। तो अपने घर से फ्रेंड के घर गए, आधा घंटा लगा, मन में मान लो आधा घंटा, मैं टी टाइम ले रहा हूं, आप आधा घंटा मान लो। और फ्रेंड के घर से कचौड़ी खाने गए तो भी आपको क्या लगा, आधा ही घंटा लगा। ठीक है ना, स्पीड बढ़ा ली होगी बाई चांस, मान लो आपने वहां से अपने घर से फ्रेंड के घर गए तो स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, और फ्रेंड के घर से कचौड़ी खाने गए तो भाई जल्दी बहुत ज्यादा थी, तो 30 किलोमीटर पर आवर, रहा नहीं जा रहा था बिना कचौड़ियों के, तो स्पीड अपनी बढ़ा करके कचौड़ियों के पास पहुंच गए आप। ठीक है ना, अब स्पीड अलग अलग है या नहीं है भाई। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे अब, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक शॉर्टकट, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। नोट कर लेना, जब जब सेम टाइम हो, जब जब ऐसा क्वेश्चन आए कि टीटी सेम है, ये लगा, जब जब ऐसा आए कि डिस्टेंस सेम है, ये लगाओ। ठीक है, 2v1 v2 अपॉन में सीधा पुट करना और आंसर निकालना है। ऐसे 20 प्लस 30 50 बटा 2 25 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। कोई भी तरीका लगा के देख लेना आप यहां पर। ठीक है, बढ़ता हूं आगे, एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं। एवरेज वेलोसिटी बड़ी सिंपल चीज होती है भाई। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ही करके देखते हैं, क्वेश्चन सही समझते हैं। ठीक है, आप गए ए से बी, लेट अस सपोज 4 किलोमीटर, आप गए बी से सी 3 किलोमीटर। ठीक है, और ये ट्रैवल करने में आपको समय जो लगा वो लगा लेट अस सपोज 10 सेकंड लगे आपको। ठीक है, 10 सेकंड लगे। ठीक है, 10 सेकंड में आप ए से बी पहुंचे और बी से सी पहुंचे। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालो जरा, मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड निकालो, मैं ये चाह रहा हूं आपसे, आप एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी d1 प्लस d2 अपॉन में t1 प्लस t2। यही होगा ना भाई, यही होगा ना भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है, 4 और 3 7,
4 और 3 है ना, और टोटल टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड लगे हैं। ठीक है, तो 7/10 0.7 किलोमीटर पर आर ले लो इसको। ठीक है, तो किलोमीटर पर आर हो गया। ठीक है, 0.7 किलोमीटर पर आर, लेट अस सपोज यही आपकी क्या है, एवरेज स्पीड है। अब मैं आपसे कहूं कि भैया एवरेज स्पीड तो बेटा तेरे को आगे निकालनी, आप एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखा जरा। यानी आप क्या निकालो, आप VAV निकालो, वेलोसिटी एवरेज वाली। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मैंने आपको अभी पीछे बताया था, यहां पर ये देखो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी गई है बाय द टाइम टेकन फॉर द, कितना टाइम लगा है। ठीक है, कितना टाइम लगा है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां जब आप सीधा पहुंचोगे, यहां से यहां जब आप सीधा पहुंचोगे तभी तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। यही तो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी प्यारे बच्चों, है ना, यही तो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। होप आपको याद होंगे, ये होप आपको याद होंगे, नहीं याद तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी भाई। ठीक है ना, और मैं मानता हूं कि एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चे को कम से कम इतना तो पता ही होगा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 आएगा। ठीक है ना, 5 आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो आपने जब वी एवरेज निकालना है तो ऊपर क्या रखना है, आपने ऊपर क्या रखना है, आपने लिखनी है ऊपर नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एस नेट एस टोटल अपॉन में टी टोटल टी नेट। ठीक है, तो एस नेट यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, यहां से यहां भाई 5 किलोमीटर की हुई है, तो 5 आपने ऊपर लिखा, और समय कितना लगा है, 10 लगे, तो 10 आपने नीचे लिखा, ये हो जाएगा 0.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज एवरेज वेलोसिटी एंड दिस इज एवरेज स्पीड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई। बड़े आगे देखो यार, नेक्स्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी। देखो रिलेटिव वेलोसिटी के पीछे जो कहानी लिखी हुई है वो कहानी अपनी जगह, ठीक है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी समझने के लिए आपको एक छोटा सा जुगाड़ समझना पड़ेगा। ठीक है, वो छोटा सा जुगाड़ ये है कि लेट अस सपोज दो गाड़ियां हैं, एक है ए जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, मान लो। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और एक गाड़ी और है बी, वो भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, यानी दोनों साथ साथ चल रही है, इकट्ठी चल रही है दोनों। ठीक है ना, तो जो तीसरा कोई बंदा खड़ा है, यहां पर कोई खड़ा है जो है ना, रेस्ट पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, उसको तो ये दोनों आगे जाती हुई दिखेंगी। जो रेस्ट पर कोई खड़ा है उसको तो ये दोनों आगे जाती हुई दिखेंगी, लेकिन ये जो दोनों ड्राइवर हैं, ये जो दो लोग गाड़ी चला रहे हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रेस्ट में लगेंगे। आप सोचना इस बात को, जब दो गाड़ी इकट्ठी चल रही होती है तो दोनों लगता है कि रेस्ट में है, दोनों जब सेम स्पीड में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। जैसे बस के अंदर बैठे सारे पैसेंजर सब रुके हुए लगते हैं एक दूसरे को, सबको लगता है सब रुके हुए हैं, भाई तू भी रुका हुआ है, ये भी रुकी हुई है, आगे वाला भी रुका हुआ है, ड्राइवर भी रुका हुआ, सब रुके हुए लगते हैं, कोई चलता हुआ नहीं लगता आपको बस के अंदर, बल्कि बस से बाहर जितने लोग हैं वो सब पीछे जाते हुए दिखते हैं आपको। बस से बाहर जितने लोग हैं, पेड़ है, आंटी है, दादी है, कोई भी हो, वो सब आपको पीछे जाता हुआ दिखता है ना। लेकिन बस के अंदर जो बैठे हुए हैं पैसेंजर लोग, वो सब आपको किसमें दिखते हैं, रेस्ट में दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक रिलेटिव वेलोसिटी नाम की चीज है, ठीक है ना। तो जब ए वाला बी को देखेगा या बी वाला ए को देखेगा तब क्या होगा, तब आप निकालोगे रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, किसी ना किसी के टर्म्स में रिलेटिव वेलोसिटी निकलती है। ठीक है, या तो आप बी को ऑब्जर्वर मान लो या ए को ऑब्जर्वर मान लो, या तो आप खुद ए बन जाओ या आप खुद बी बन जाओ। बताओ क्या बनना चाहते हो, ए बनना चाहते हो कि बी बनना चाहते हो। लेट अस सपोज हम ए बन लेते हैं, तो ए वाला किसको देखेगा, भाई ए वाला देखेगा बी को। ठीक है ना, ए वाला किसको देखेगा, बी को। तो उसको किसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी, बी की वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी, है ना। बी की वेलोसिटी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो वो लिखेगा वी बी कॉमा ए। क्या लिखेगा, वी बी कॉमा ए। बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से, ये बोला जाएगा, बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से, है ना। और कभी मान लो अगर बी ए को देख रहा हो, तो क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा वी ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से। इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और नीचे वाले को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और इसका इतना आसान सा जुगाड़ है कि आपने क्या करना पता है, ये सब फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपने सीधा एक जुगाड़ लगाना है, क्या पता है, आपने अपनी वेलोसिटी को इसमें उल्टी करके जोड़ देना है।
क्या बोला? जो आपकी खुद की वेलोसिटी है ना, उसको जिसको देख रहे हो उसकी में उल्टी करके जोड़ दो। अपनी वेलोसिटी को खुद को रेस्ट पे मान लो, मतलब मेन बात ये है, खुद को क्या मान लो? रेस्ट पे मान लो। खुद को रेस्ट पे मानोगे तो आपकी वेलोसिटी का क्या होगा? आपकी वेलोसिटी इसमें उल्टी होकर जुड़ जाएगी ऐसे, ठीक है ना। आप तो आ गए रेस्ट में, आप तो आ गए रेस्ट में, आपकी वेलोसिटी इसमें क्या हो गई? उल्टी होकर जुड़ गई। तो जैसे ही इसमें उल्टी होकर जुड़ जाएगी, इसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यानी बी आपको क्या लगेगा? रेस्ट में लगेगा। और लगना भी चाहिए, और लगना भी चाहिए। ए को बी रेस्ट में लगना चाहिए और बी को ए रेस्ट में लगना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब दोनों सेम स्पीड से जा रहे हो तो ये वाला इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे और ये वाला इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, ठीक है ना। तो अपनी वेलोसिटी को इसके में उल्टी करके जोड़ दो। तुम ऑब्जर्वर हो ना भाई, तुम ऑब्जर्वर हो ना, तो अपनी स्पीड को दूसरे की स्पीड में उल्टी करके जोड़ देना। वेक्टर होता ना, वेक्टर को उल्टा करा और जोड़ दिया, ठीक है ना। ये 10 की स्पीड है, इसको उल्टा किया, इसमें जोड़ दिया, 10 से 10 कट जाएगा, इसकी वेलोसिटी अपने आप 0 आ जाएगी निकल करके, ठीक है। इतना आसान तरीका है रिलेटिव वेलोसिटी को समझने और पढ़ने का, ठीक है। इजी या मुश्किल? इजी या मुश्किल? अपने आप को रेस्ट पे मान लो, खुद को ऑब्जर्वर मान लो, अपने आप को रेस्ट पे मान लो, अपनी वेलोसिटी उसके में उल्टी करके जोड़ दो, अपनी वेलोसिटी उसके में उल्टी करके जोड़ दो, खत्म। ये करना है आपने रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, लेट अस सपोज दो ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ आ रही है। ये आ रही है 100 की स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और ये वाली आ रही है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो इस ट्रेन को ए बोल लो, इस ट्रेन को बी बोल लो, ठीक है। आपको क्या होना है? अब आपको क्या बनना है? ए बनना है कि बी बनना है? क्या बनना है आपको? किसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है आपको? बी की क्या ए की? सर बी की देखनी है। बी की देखनी है तो खुद को ए मान लो, खुद को ए मान लो। आपने अपने आप को ये मान लिया, ए मान लिया अपने आप को, ठीक है ना। मैंने बंदा बिठा दिया इसके ऊपर, यानी आप बैठ गए इसके ऊपर चढ़ के, आप इसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। आपने अपनी स्पीड को कर देना 0, अपनी स्पीड को 0 कर दो, अपनी स्पीड को 0 कर दो। 0 हो गई इसकी स्पीड, तो इस वाली 150 का क्या होगा? इसके में उल्टी होकर जुड़ जाएगी वो, इसके में ये स्पीड उल्टी होकर जुड़ जाएगी, यानी ऐसे हो जाएगी, यानी ऐसे हो जाएगी। ये 150 इस तरफ थी ना, उल्टी करी और चिपका दी, उल्टी करी और चिपका दी, घुमा के चिपका दे, बस, ठीक है ना। इसको उल्टी करा और चिपका दिया, इसको उल्टी करा चिपका दिया। इसकी स्पीड आपको पता है कितनी लगेगी अब? 100 और 150 कितनी? 250 किलोमीटर पर आवर से आती दिखेगी आपको। ये बहुत तेज आती है। ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। जब आप इस चीज को फील कर सकते हो, आपने इस चीज को फील किया भी होगा। आप कभी ट्रेन में सफर किए हो अगर, है ना, कभी ना कभी आपने ट्रेन में सफर किया हो, तो जब दो गाड़ियां ऐसे निकलती हैं एक दूसरे को क्रॉस करती है तो बहुत तेज स्पीड लगती है उसकी, बहुत तेज स्पीड से घड़ करती हुई निकल जाती है, बहुत तेज, कोई पहचान भी नहीं पाते आप, किसी की शक्ल तक नहीं देख पाते आप, इतनी तेज स्पीड होती है उस दूसरी वाली ट्रेन की। क्योंकि हमें खुद को लगता है कि हम रेस्ट में, हम जहां पे जाम होते हैं ना, हम ऑब्जर्वर है, हम जहां होते हैं ना, हम उस जगह को रेस्ट पे मानते हैं। वो अपने लिए कन्वीनियंट है, वो अपने लिए सहूलियत है, अपने लिए सहजता है, वो अपनी सहजता हम पहले सोचते हैं। सही बात है कि नहीं? तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम उस जगह को क्या मानते हैं? रेस्ट पे मानते हैं। तो जब उसको रेस्ट पे मान लिया, ठीक है ना, तो अपनी स्पीड को उसके में उल्टी करके जोड़ दो, अपनी स्पीड को उसकी में उल्टी करके जोड़ दो। यही मैंने किया है। इस स्पीड को 0 मान लिया और इस स्पीड को इसके में उल्टी करके जोड़ दिया। आपको दिखेगी किससे आती हुई? 250 से आती हुई। कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आए, आपने यही करना है, खुद को 0 मानना है, अपनी स्पीड को उल्टी करके जोड़ दो उसके अंदर, ठीक है। ये जुगाड़ है। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं बेटा। देखो, मैंने आपसे बोला कि वेलोसिटी को चेंज करने के 2 तरीके हैं। क्या बोला? वेलोसिटी को चेंज करने के 2 तरीके। कौन कौन से सर? पहला तरीका मैग्नीट्यूड को चेंज करना, दूसरा तरीका डायरेक्शन को चेंज करना। माने या तो आप उसकी संख्या को बदल दो, जो भी उसकी वैल्यू आ रही है, जो भी उसका मान आ रहा है, आपने वो बदल देना है, ठीक है ना। वो कैसे बदल पाओगे? सर या तो हम ब्रेक लगाएंगे या हम रेस दबाएंगे। रेस दबाएंगे मान बढ़ जाएगा, ब्रेक दबाएंगे मान घट जाएगा। मान मतलब समझते हो ना? वैल्यू, वैल्यू बढ़ जाएगी या वैल्यू घट जाएगी। तो आपने स्पीड किया तो वैल्यू बढ़ानी है या वैल्यू घटानी है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज करना वेलोसिटी को, ठीक है। किसी टाइम इंटरवल के अंदर किसी रेट से वेलोसिटी को चेंज करना। अभी थोड़ा सा और व्याख्या करूंगा मैं इस पर, थोड़ी चर्चा थोड़ी सी लंबी है, ठीक है। पहले आप चेंज इन वेलोसिटी का मतलब समझो। देखो, वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो 2 प्रकार से आता है। वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो 2 प्रकार से आता है, ठीक है। या तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर लो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्पीड चेंज कर लो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्पीड चेंज कर लो, ठीक है। या आप दिशा बदल लो, या आप दिशा बदल लो।
अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना और फील के साथ सुनना इस बात को, ठीक है? फील के साथ समझ में आएगा। स्पीड के चेंज करने का क्या मतलब है? स्पीड के चेंज करने का मतलब है कि या तो बेटा तूने रेस दबा दी है या तूने ब्रेक दबा दी है। सही बात है कि नहीं? है ना? या तो आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो या आप स्पीड को डिक्रीज कर सकते हो। इंक्रीज करने का मतलब होता है एक्सेलरेटर पर या रेस पर पैर दबाना, है ना? रेस दबाना, रेस दबाना या ब्रेक दबाना, या ब्रेक दबाना, ठीक है ना? आप ब्रेक दबाओगे तो स्पीड घटेगी गाड़ी की, रेस दबाओगे स्पीड बढ़ेगी, है ना? रेस घुमाओगे तो एक्सेलरेटर बोलते हैं जिसको, वो घुमाओगे या वो दबाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी। कब? ब्रेक दबाने से। तो आपने रेस दबाई या ब्रेक दबाई, स्पीड घटेगी माने वेलोसिटी चेंज होगी, माने एक्सेलरेशन होगी। ये सब जुड़ा हुआ आपस में, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। स्पीड के चेंज होने का मतलब वेलोसिटी में चेंज आना, वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब एक्सेलरेशन होना। एक बात। दूसरी बात, डायरेक्शन को चेंज करना। आपके हाथ में स्टीयरिंग है या आपके हाथ में हैंडल है, स्कूटी है या बाइक, कुछ भी, साइकिल, जो भी आपके हाथ में है ना, या आपके हाथ में स्टीयरिंग है ना? तो स्टीयरिंग घुमा के क्या करते हो आप? दिशा बदलते हो, अपनी दिशा बदलते हो। दिशा बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जोर लगाना पड़ता है, माने फोर्स यानी एक्सेलरेशन लगानी पड़ती है आपको, ठीक है ना? तो आप जब डायरेक्शन को चेंज करोगे माने आप स्टीयर कर रहे हो गाड़ी को, कहीं भी स्टीयर करो, वो आपकी मर्जी है। राइट स्टीयर करो, लेफ्ट स्टीयर करो, किधर भी स्टीयर करो, है ना? तो आपने क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्शन को चेंज करने का मतलब भी वेलोसिटी का चेंज होता है, और वेलोसिटी के चेंज को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। कुछ समझ में आई बात? तो क्या एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ वेलोसिटी का चेंज होता है? आंसर है नहीं। एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ वेलोसिटी का चेंज नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज तो आए ही आए, लेकिन जल्दी भी आए। यानी ये चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। खाली वेलोसिटी का चेंज नहीं है बेटा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है? कि वेलोसिटी में चेंज तो आए भाई, जल्दी भी चेंज चाहिए अपने को स्पीड तो बढ़ानी है, हमें 0 से 70 तो जाना ही है। आपने देखा होगा कोई भी नई गाड़ी आती है, कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है, क्या बोलते हैं भाई? लैम्बोर्गिनी आई है नई गाड़ी, है ना? या कोई भी आई है कैमेरो गाड़ी, कोई भी नई गाड़ी, अमेरिकन मसल, जो मर्जी आप समझ सको, जो सोच सको, वो नई गाड़ी आई है, उसमें क्या बोलते हैं भाई इसकी टॉप स्पीड इतनी है। अच्छा ठीक है, आप ये बताओ जरा कितने सेकंड में 100 पहुंच जाती है? ऐसा बोलते हैं ना, कितने सेकंड में 100 पहुंच जाती है? तो मान लो भाई एक गाड़ी है ए, ठीक है, जो 0 से 100 पहुंच जाती है, जो 0 से 100 पहुंच जाती है 9 सेकंड के अंदर। बोलेंगे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो 9 सेकंड के अंदर 0 से 100 पहुंच जाती है। हां, एक गाड़ी और आई बी, जो 0 से 100 पहुंच जाती है सिर्फ 7 सेकंड के अंदर। और एक गाड़ी और आई सी, जो कि 0 से 100 पहुंच जाती है सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। आप बताओ सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी होगी? अच्छी गाड़ी का मैं मतलब नहीं चाहता आपसे, एक्सेलरेशन किस में ज्यादा हो रही है? सर एक्सेलरेशन सी में ज्यादा हो रही है। क्यों? कम समय में उतना ही चेंज लेके आई है वो वेलोसिटी के अंदर। सेम चेंज आया है, यहां से यहां भी सेम चेंज आया है, डेल्टा वी सेम है। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, है ना? डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वो सेम है, 9 सेकंड में आया है। यहां भी डेल्टा वी सेम है, 7 सेकंड में आया है। यहां भी डेल्टा वी सेम है, 5 सेकंड में आया है। यानी अगर मैं डेल्टा वी को टाइम से डिवाइड कर दूं, दैट मींस वही है एक्सेलरेशन, वही है एक्सेलरेशन। डेल्टा वी मतलब चेंज किसमें? वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान रखना, जैसे स्पीड याद आ रहा है, डिस्टेंस का रेट, डिस्टेंस को कवर करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, वो स्पीड थी। डिस्प्लेसमेंट को चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी थी। ऐसे ही अब वेलोसिटी को चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कौन सा जल्दी चेंज लेके आ रहा है, दैट मींस अच्छी एक्सेलरेशन है। और अच्छी एक्सेलरेशन का मतलब इंजन बहुत बढ़िया है ना? और हो सकता है चालक बहुत बढ़िया हो, यानी ड्राइवर बहुत अच्छा हो, है ना? तो वो ऐसा चेंज लेकर के आ पा रहा है, जल्दी चेंज लेकर के आ पा रहा है, वो 0 से 100 का चेंज। आओ थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब पढ़ो पहला पॉइंट, अब समझ में आएगा। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। सही बात है भाई, वेलोसिटी का चेंज विद टाइम। यूनिट आपको आई होप याद होंगे, है ना? मेहनत आप कर रहे हो बेटा, मुझे उम्मीद है आप मेहनत कर रहे होगे। पहला लेक्चर आप लोगों ने देखा है, तो पहले लेक्चर के अंदर यूनिट्स एंड डायमेंशन सारे मैं लिख करके लेके आया था भाई, है ना? आप उसको दोहराओ, आप उसको पढ़ो, आप यूनिट किसी के नहीं भूलोगे भाई, सबके यूनिट आपको याद रहेंगे। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, इट इज सेड टू बी मूविंग विद अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है। क्या लिखा है? कह रहा है कि भाई अगर किसी बॉडी की स्पीड खाली बढ़ी जाए,
स्पीड ही स्पीड खाली इंक्रीज होती जाए, डायरेक्शन चेंज ना हो, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इफ वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विदाउट चेंज, यानी उसकी स्पीड धीरे धीरे बस घटती जाए, तो यानी रिटार्डेशन हो रही है। इट इज ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, है ना, या रिटार्डेशन, एक ही बात है, एक ही बात है। रिटार्डेशन बोलो, डिसेलरेशन बोलो, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलो, एक ही बात है। यानी कोई फोर्स पीछे लगा रहा है, यानी कोई फोर्स पीछे लगा रहा है, और कोई फोर्स अगर पीछे लगाता है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होने वाली है, घटने वाली है, धीरे धीरे उसकी स्पीड मरने वाली है। यही हो रहा है यहां पर, ठीक है। थर्ड है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। कब एक्सेलरेशन को जीरो कहा जाएगा भाई? एक्सेलरेशन को तब जीरो कहा जाएगा जब या तो वो रेस्ट पर हो या वो मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एक ही वेलोसिटी से जब चीज चल रही हो, ठीक है ना, सेम वेलोसिटी से चीज चलती जाए तो भी बोलेंगे एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। या फिर रेस्ट पे हो तो भी बोलेंगे एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आया। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आया, यानी वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है ना, या वो रेस्ट पे है, तो डेल्टा वी जीरो है। वेलोसिटी में चेंज जीरो है, अरे रेस्ट पर पहले भी थी, रेस्ट पर बाद में भी है, तो डेल्टा वी को जीरो ही तो बोलेंगे। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी तो भी डेल्टा वी जीरो होगा, तो भी डेल्टा वी जीरो होगा, है ना। तो डेल्टा वी जीरो यानी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, जीरो होगी। एक्सेलरेशन को तब क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स। ये बिल्कुल सही बात है भैया। अगर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी का चेंज भी बढ़ रहा होगा, इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा होगा, जैसे लेट अस सपोज मैं पहले पैदल चला, ठीक है, पैदल चला, तो मान लो 5 मिनट तक मैं पैदल चला, ठीक है, 5 की स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल चला 5 मिनट के लिए। उसके अगले 5 मिनट के लिए मैंने ऑटो पकड़ लिया, तो वो 10 की स्पीड से, या मैंने साइकिल पकड़ ली, मतलब मान लो मैंने साइकिल उठा ली कोई, ठीक है ना, कोई साइकिल थी मैंने उठा ली, तो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूं, वो भी 5 मिनट के लिए चला। फिर मैंने ऑटो पकड़ लिया साइकिल छोड़ के, फिर 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूं, वो भी 5 मिनट के लिए चला। फिर मैंने कोई गाड़ी हायर कर ली, है ना, उसके अगला 5 मिनट में 20 किलोमीटर पर आवर से चला, ठीक है। फिर मैंने मान लो कोई और उससे अच्छी गाड़ी पकड़ ली 25 किलोमीटर पर, मतलब हो क्या रहा है, पहले 5 मिनट 5 की स्पीड, अगले 5 मिनट 10 की स्पीड, अगले 5 मिनट 15 की स्पीड, अगले 5 मिनट 20 की स्पीड, अगले 5 मिनट 25 की स्पीड, अगले 5 मिनट 30 की स्पीड। ये क्या हो रहा है, ये सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम रेट से स्पीड बढ़ रही है, सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम रेट से स्पीड बढ़ रही है। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ वेरिएबल। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन ये होता है भाई कि जब वेलोसिटी सेम रेट से ना बढ़े, कभी एकदम से बढ़ जाए, कभी एकदम से घट जाए, है ना, कभी कुछ भी बढ़े, कभी कुछ भी घट जाए, यानी झटके से लग रहे हो। जब भी झटके लगते हैं गाड़ी में चलते हुए, समझ लो वेरिएबल एक्सेलरेशन हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, ठीक है। तो ये देखते हैं बच्चों स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं भैया। स्केलर स्पेलिंग थोड़ी सी इधर उधर हो गई भाई, है ना, ए इधर आएगा सी इधर आएगा, ठीक है ना, कर लेना भाई इंटरचेंज। हाँ, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है भैया? स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। उस क्वांटिटी को पढ़ने के लिए, उस क्वांटिटी के बारे में जानने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है डायरेक्शन की, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए होती है। देखो पीछे लिखा हुआ, फटाफट से पढ़ लेते हैं। अब फिजिकल, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि कंप्लीटली डिस्क्राइब होती है सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से जानी जाए, ठीक है ना, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी वो जो डिस्क्राइब करी जाए उसके मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चाहिए हो तो उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना भैया। एग्जांपल ले लो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, टॉर्क, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजें हमने देखनी है धीरे धीरे। मैकेनिक्स स्टार्ट होने वाला आपका, और हो ही चुका, इनफैक्ट काइनेमेटिक्स भी मैकेनिक्स का ही पार्ट है ना। एनएलएम करेंगे तो और ज्यादा अच्छा आपको व्यू मिलेगा कि क्या मैकेनिक्स है, ठीक है ना। और स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होगी भाई? टाइम, डिस्टेंस, मास, स्पीड, एरिया। एरिया कभी कभी वेक्टर भी लेते हैं, एरिया वेक्टर आप लोगों ने सुना होगा जब फ्लक्स की बातें आती है। वॉल्यूम, वर्क, प्रेशर, चार्ज, लेंथ इत्यादि, ये सारी चीजें क्या है। करंट भी लिखा है क्या? करंट नहीं लिखा, करंट भी स्केलर ही है भाई, लिख लेना। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, सर ये करंट क्या है, सर ये प्रेशर क्या है। करंट और प्रेशर स्केलर है भाई, ठीक है, वेक्टर नहीं होते ये। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है, बचपन में आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ये क्वेश्चन बड़ा जरूरी है। एक फार्मल है भैया, ठीक है, एक फार्मर है ना, जो स्क्वायर की बाउंड्री पर चल रहा है कुछ ऐसे, ठीक है, और स्क्वायर की बाउंड्री की जो साइड है वो 10 मीटर है। ओके, तो 40 सेकंड के अंदर कह रहा है पूरा चक्कर मार लेता है वो, मतलब
मतलब यहां से यहां से यहां से यहां वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो 40 मीटर कवर कर लेता है ना यार, 40 मीटर कवर कर लेता है कितने में, 40 सेकंड के अंदर, ऐसा लिखा हुआ है 40 सेकंड्स के अंदर वो 40 मीटर कवर कर लेता है। यानी सीधा सीधा अगर स्पीड से समझा जाए तो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है। दोनों को डिवाइड कर दो, आपको स्पीड मिल जाएगी भाई, मीटर को डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, आपको स्पीड मिल जाएगी। 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो भैया आपको बताना है, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी फार्मर की जब वो 2 मिनट 20 सेकंड पूरे कर चुका होगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या है, 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड, इसके अंदर 20 सेकंड और जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 140 सेकंड। तो जब 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है तो 140 सेकंड के अंदर 140 मीटर चलेगा। कितनी आसान सी बात है ये तो, है ना भैया। जब 1 सेकंड में 1 मीटर की उसकी स्पीड है, यानी 1 सेकंड में 1 मीटर वो कवर कर रहा है, तो 140 सेकंड में 140 मीटर कवर करेगा, है ना। तो वो कैसे कवर करेगा भैया, एक चक्कर जब वो पूरा कर लेता है तो 40 मीटर कवर हो जाता है, 2 चक्कर जब पूरे कर लेता है तो 80 मीटर कवर हो जाता है, 3 राउंड्स जब पूरे कर लेता है तो 120 मीटर कवर हो जाता है। और जब 120 मीटर कवर होने के बाद कितना बचा, 140 में से 120 गए, कितना बचा, सिर्फ 20 मीटर बचा। और 20 मीटर कवर करने का मतलब वो यहां से चल के यहां तक आ जाता है, यहां तक, है ना। यानी डायगनली अपोजिट एंड पर वो पहुंच जाता है, ठीक है ना। जो डायगनली अपोजिट एंड है किसका, स्क्वायर का, यहां से यहां पहुंच जाता है। तो ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, है ना। आसान सा सवाल है ना। ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे निकलेगी, ये भी 10 है क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हाइपोटेनस क्या होगा, ये होता है 10√2। शॉर्टकट है ये, याद रखना शॉर्टकट को। जो स्क्वायर है उसका अगर डायगोनल आपको निकालना है, ठीक है, स्क्वायर का अगर आपको डायगोनल निकालना है और ए साइड है स्क्वायर की तो a√2 डायगोनल होगा, ठीक है ना। तो ए साइड है यानी 10 साइड है तो 10√2, सिंपल, ठीक है ना। 10√2 उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट करते हैं। एक बस की स्पीड डिक्रीज हो रही है, ठीक है, 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर इन 5 सेकेंड्स। देखो बच्चों, हम लोगों को यहां पर लगानी पड़ती है इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्वेश्चन से ही सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैसा मोशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर आपको लगानी पड़ती है 3 इक्वेशन, 4 है वैसे, चौथी की बारी जब आएगी तब बताऊंगा। यानी हर क्वेश्चन के साथ आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन आप जानते हो, v इज इक्वल टू u प्लस at है। V stands for final velocity, U stands for initial velocity, A for acceleration, T for time। आपको इक्वेशन याद करनी पड़ती है, चारा कोई नहीं है। दूसरी इक्वेशन होती है S is equal to ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन होपफुली आपने देखी हुई होंगी 9th क्लास के अंदर भी, और 11th में जो बच्चे साइंस ले चुके हैं उन्होंने ये देख ली होगी, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया होगा इसको, अगर आप जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो। तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। देखो u v a t और s, या फिर आप इसको ऐसा स्पेल कर सकते हो उत्सव। जब भी कभी एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन आए, आप लोगों ने उसको उत्सव की तरह मनाना है, ठीक है, उत्सव की तरह उसको सेलिब्रेट करना है आपने, है ना। UTSAV, U stands for initial velocity, T stands for time, S stands for displacement, A stands for acceleration और V stands for final velocity। इस उत्सव के 5 में से 3 हमेशा गिवन होंगे आपको, कभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इन 5 में से 3 हमेशा गिवन होंगे, बाकी के 2 ढूंढने होंगे। अब इनमें से पता कर लेते हैं कि उत्सव में से कौन कौन दिया हुआ है, ठीक है। करें स्टार्ट। देखो जी, एक बस की स्पीड डिक्रीज कर रही है 80 से 40, यानी पहले 80 रही होगी, बाद में 40 हो गई, ठीक है ना। पहले 80 रही होगी, है ना, और बाद में क्या हो गई, 40 हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी 80 है और फाइनल वेलोसिटी उसकी 60 है ना। तो u को क्या लिखा जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर, जो कि पहले वाली थी, उसकी पहले वाली वेलोसिटी थी, और बाद वाली क्या है, 60 है। तो फाइनल वेलोसिटी यानी v 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है, तो यहां पे आपने 5 सेकंड्स में दिया हुआ है। अब ये गड़बड़ हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर में वो दिया है और सेकंड में ये दिया है। शॉर्टकट सीखो भाई, इसका शॉर्टकट सीखो जल्दी से। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर आपने चेंज करना हो, ठीक है, किलोमीटर पर आवर यूनिट से मीटर पर सेकंड की यूनिट में अगर आपने जाना हो तो आपने 5/18 से करना होता है मल्टीप्लाई। किससे करना होता है भाई, 5/18 से करना होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना है किससे, 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से करना होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। बहुत सिंपल छोटे छोटे से रूल्स है,
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 5/18 से मल्टीप्लाई करना अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो, जैसे 80 किलोमीटर पर आ रहे हैं है ना, तो इसको 5/18 से आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे ये भी किलोमीटर पर आ रहा है, इसको ही 5/18 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। आपका जो भी आंसर निकल के आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, यहां से भी जो आंसर निकल के आएगा वो मीटर पर सेकंड में निकल के आएगा। कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे क्या पूछा, वो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ए पूछ लिया आपसे, एस तो आपसे पूछा भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, अच्छी बात है नहीं पूछा तो आपसे, ठीक है ना। एक्सेलरेशन पूछा आपसे, और एक्सेलरेशन के लिए क्या लगाओगे, आओ इन तीनों इक्वेशंस में से जज करते हैं कौन सी लगेगी। मुझे बताओ सेकंड लग सकती है क्या, नहीं लग सकती, क्यों, क्योंकि एस है इसके अंदर और एस तो पूछा ही नहीं, एस की तो बात ही नहीं करी गई। थर्ड भी नहीं लग सकती, इसमें भी एस आता है, 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो थर्ड भी नहीं लग सकती, ना थर्ड लगेगी ना सेकंड लगेगी, फर्स्ट लगेगी भाई। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगेगी। आओ रखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है, 60 है, तो 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके लिखो। यहां पर मैं कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहा, ऐसे ही छोड़ रहा हूं। u है 80, 80 इंटू 5/18 है ना, प्लस एक्सेलरेशन आपको निकालनी है, और टाइम दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकंड दे रखे हैं, ठीक है। अब ये भाई साहब उठ के जाएंगे वहां और माइनस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 60 माइनस 80 है ना, और 5/18 को मैं ले लेता हूं कॉमन, आ सकता ना भाई, उधर जाके माइनस कर दिया और कॉमन ले लिया, और यहां क्या है, a इंटू 5 है, 5 से 5 कट गया आमने सामने, 60 में से 80 गए, माइनस 20/18 है ना, और ये कटेगा तो 10/9 और काटेंगे तो 1.1, तो एक्सेलरेशन आ गई माइनस का 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन एनडीए में देखने में आते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हलवा लल्लू क्वेश्चन है एकदम ये। एक और देखो, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, भैया स्टार्ट कर रही है अगर रेलवे स्टेशन से, तो सीधी सी बात है ना, कि उत्सव अगर मनाने की कोशिश करें हम, यू टी एस ए और वी, उत्सव मनाए, तो यू तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि स्टेशन पर तो रुकी हुई है ट्रेन, स्टेशन में तो ट्रेन रुकी होगी, वहां से स्टार्ट हुई है चलना। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझ में आ गया भाई, एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन है, इसलिए उत्सव मनाना पड़ेगा अपने को। एक्सेलरेशन हमारे लिए एक उत्सव के समान है भाई। अटेन द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी फाइनल स्पीड जो उसने उठा ली, अटेन कर ली, वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। क्या किलोमीटर पर आवर में रखनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए, 5/18 से करना चाहिए इसको मल्टीप्लाई करके, लिख देंगे, कोई बात नहीं, जो भी आंसर आएगा वो अपना मीटर पर सेकंड में आएगा, है ना, वो बात की बात है। कैलकुलेट करो ना करो वो आपकी मर्जी है, बात की बात है। 10 मिनट दे रखा है, फिर मिनट में गड़बड़ कर रखी है, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई करके, है ना, जो भी आएगा वो सेकंड में आएगा। 600 आ गया तो सीधा सीधा लिख दिया, ठीक है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फिर से डिस्प्लेसमेंट की बातें नहीं कर रखी, एक्सेलरेशन की बातें कर रखी हैं, तो भाई लगा दो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v कितना है, 40 इंटू 5/18, 40 इंटू 5/18 है ना। u कितना है, 0। एक्सेलरेशन आपको नहीं पता, लेकिन समय आप जानते हो 600 सेकंड है, समय आप जानते हो 600 सेकंड है, ठीक है ना। इस समय को उठा के नीचे लेके जाओ, क्योंकि 0 प्लस ए हो रहा है ये तो, है ना, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू 5 अपॉन में 18 इंटू 600, ठीक है ना। सब कुछ सही, ऑल सॉर्टेड। 4 5 20 और 18 इंटू 600, 3 पे कटा, 18 3 54, 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। स्पीड बढ़ रही है, पॉजिटिव में एक्सेलरेशन आई है, आप चेक कर सकते हो। मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक मोटर बोट है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और फिर चल रही है, तो मतलब अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है। बोले तो एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन है, बोले तो उत्सव मनाना पड़ेगा अपने को। उत्सव लिखते हैं, यू टी एस ए और वी, जो दिया है जो नहीं दिया है पता चल जाएगा, उस हिसाब से क्वेश्चन लगा देंगे। रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यू 0 है, एक्सेलरेट कर रही है, अच्छा एक एक्सेलरेशन दे रखी है आपको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, 8 सेकंड तक एक्सेलरेट कर रही है, तो 8 सेकंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, एस आपने निकालना है, वी आपसे पूछा ही नहीं है, वी नहीं पूछा ना, बढ़िया है, वी आपसे पूछा ही नहीं है, ठीक है। कौन सी इक्वेशन लगेगी यहां पर, तो मैं आपको बता देता हूं भाई, यहां लगेगी तीसरी इक्वेशन, जो कि है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये लगा देगा। अच्छा वी तो है ही नहीं अपने पास, वी तो है ही नहीं, सेकंड लगाते हैं फिर तो, है ना, सेकंड लगाते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये लगा दे। s कितना है वही तो निकालना है, छोड़ दो उसको। u कितना है, 0 इंटू टी, तो 0 इंटू 8 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है, 3 है ना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करवा रहा हूं चीजें, फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चनों पर भी चलेंगे, एमसीक्यू वाले सवालों पर भी चलेंगे। 0 हो गया, 8 8 64 और एक कटेगा तो 32, है ना, और 32 3 96, 96 मीटर आंसर आ गया, ठीक है ना, 96 मीटर आंसर आ गया। कैलकुलेट करके देख लेना आप,
96 आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। 8 8 64 हो गया, 64 को 2 से डिवाइड किया 32 आ गया, 32 को 3 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 96 आंसर आ जाएगा। और चलते हैं आगे। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप, अब आ गए भाई फ्री फॉल वाले क्वेश्चन, ये भी आपको इसी में पढ़ने होते हैं। 1D मोशन है, फ्री फॉल, ऊपर नीचे वाला मोशन और आगे पीछे वाला मोशन दोनों फ्री फॉल होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं कि अगर आप ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो, देखो फ्री फॉल के होते हैं दो तरह के क्वेश्चन, एक होते हैं ऊपर से ड्रॉप करने वाले, है ना, और एक होते हैं थ्रो अप करने वाले, ऊपर फेंकने वाले, थ्रोन अप। या तो आप ये कर रहे हो तो फ्री फॉल है, ठीक है, या ये नीचे आ रहा तो फ्री फॉल है, मतलब ये पूरा फ्री फॉल है। ग्रेविटी के हवाले करना इज कॉल्ड फ्री फॉल, अंडर ग्रेविटी मोशन करवाना इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। तो या तो आप ड्रॉप कर रहे होते हो या आप थ्रो अप कर रहे होते हो। अगर आप ड्रॉप कर रहे होते हो तो किसी ना किसी हाइट से ड्रॉप करते हो, आप किसी ना किसी हाइट से ड्रॉप करते हो, U0 लेते हो आप, ठीक है। और ये नीचे की तरफ गिरेगा, ये नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन को आप, अगर नीचे वाली डायरेक्शन को आप नेगेटिव मानते हो तो आपको एक्सेलरेशन को माइनस में लेना पड़ेगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है बच्चों, 9th क्लास के अंदर पहली बार आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है ना, जिसको अपन 9.8 लेते हैं, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और माइनस का साइन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना है, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव। जैसे आप कार्टेशियन प्लेन को मानते हो, कार्टेशियन प्लेन होता है ना, इसको ओरिजिन बोलते हैं 0,0, इधर वाली साइड हो गई पॉजिटिव x, इधर वाली साइड हो गई नेगेटिव x, नीचे वाली साइड हो गई नेगेटिव y, ऊपर वाली साइड हो गई पॉजिटिव y। तो मैं इस तरीके से मानता हूं, क्योंकि वेक्टर इस हिसाब से चलते हैं भैया, नीचे वाला वेक्टर नेगेटिव, ऊपर वाला वेक्टर पॉजिटिव। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने यहां पर नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। कोई दिक्कत तो नहीं, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी मान सकते हो, जैसे आप बचपन से करते आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिवीजन कर रहे हो यहाँ पर, अपने हिसाब से क्वेश्चन को करना आप, ठीक है ना। इसमें कोई बहस वाली बात नहीं है कि सर हम नीचे वाला पॉजिटिव मानते हैं ऊपर वाला नेगेटिव मानते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आंसर हमेशा सही आएगा, बस एक साइन कन्वेंशन को फॉलो करके चलो, आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। तो नीचे वाली डायरेक्शन को अपन ने नेगेटिव मान लिया, तो एक्सेलरेशन नीचे लग रही है, क्योंकि नीचे से कोई खींच रहा है, फोर्स ही तो क्रिएट करती है एक्सेलरेशन को, है ना, फोर्स ही तो एक्सेलरेशन को क्रिएट करती है। तो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है ग्रेविटी की, तो एक्सेलरेशन भी कहां हो रही है, नीचे हो रही है, ठीक है। तो नेगेटिव में ले लिया हमने एक्सेलरेशन, -10 ले लो जब तक सीख रहे हो, है ना, नहीं तो 9.8 तो कभी भी यूज कर सकते हो आप, ओके। अच्छा, एक तो होता है U0, नीचे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, नीचे की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ये वाली टक्कर मारने से पहले बहुत मैक्सिमम हो जाएगी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी उसकी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ कवर होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ कवर होगी तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी क्या लेनी पड़ेगी भाई, माइनस में h लेनी पड़ेगी, है ना, नेगेटिव h लेनी पड़ेगी। अगर आपने हाइट को h माना है तो नीचे की तरफ डिस्प्लेस करा रहे हो तो नेगेटिव h आपको लेना पड़ेगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि नीचे की डायरेक्शंस को हमने नेगेटिव माना है, ठीक है। और क्या बच गया, t बच गया। अब t तो स्केलर क्वांटिटी है, उसके साथ डायरेक्शन का एसोसिएशन होता ही नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कुछ t होगा यहां पर, है ना। तो उत्सव पूरा कवर हो गया, है ना, उत्सव पूरा क्लियर हो गया, है ना। थ्रोन अप का देख लेते हैं अब क्या सीन है, आओ जी थ्रोन अप करवाएं बॉल को। अगर हम किसी भी बॉल को या किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो कभी भी जीरो वेलोसिटी से ऊपर नहीं फेंक सकते, यानी जो आपका u, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, दैट विल ऑलवेज बी मैक्सिमम, वो हमेशा मैक्सिमम होगी, ध्यान रखना। ऊपर जाएगी 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 जाएगी, एक पॉइंट पर जाकर के वो रुकेगी जरूर, क्योंकि आपको एस्केप वेलोसिटी थोड़ी फेंक रहे हो कि धरती को पार करके, अंतरिक्ष को पार करके वो निकल जाएगी चंद्रमा की तरफ, है, या उससे भी आगे कहीं, है ना। तो v तो कभी ना कभी जीरो होगा ही होगा, है ना। तो जब बॉल आपकी यहां पहुंच चुकी होगी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, स्केलर क्वांटिटी है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही है, तो आपको एक्सेलरेशन यहां पर भी क्या लेनी पड़ेगी, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वो तो नीचे ही लगे जा रही है। अच्छा, आखिरी बात डिस्प्लेसमेंट की करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो आप ऊपर की तरफ कवर कर रहे हो, तो इसलिए s को लेना पड़ेगा पॉजिटिव h, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, ऊपर सारी डायरेक्शंस पॉजिटिव, नीचे सारी डायरेक्शंस नेगेटिव, है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही सारी जरूरी बातें थी जो मुझे करनी थी आपसे, ठीक है, फ्री फॉल के बारे में। 2D के अंदर अलग बातें करेंगे, 2D के अंदर प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ेंगे तब और बातें होंगी इसके बारे में, ठीक है ना। अभी के लिए इतना बहुत है। एक बॉल को जेंटली ड्रॉप किया गया, बेटा जेंटली ड्रॉप करते हैं अगर किसी चीज को तो U0 होता है उसका, है ना। दो तरीके होते हैं नीचे फेंकने के, या तो आप ऐसे फेंको, पटक के मारो, पटक के मारोगे तो आपकी जो हाथ की वेलोसिटी है वो बॉल को मिल जाएगी, वो ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी, है ना, तब तो ऊपर वाला U आपको 0 नहीं लेना। लेकिन जब लिखा हुआ जेंटली ड्रॉप किया गया तो फिर क्या टेंशन है ना, उत्सव देखा जाए तो U0 है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो 20 मीटर की हाइट से वो बॉल नीचे गिर रही है, यानी उसको 20 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर करनी पड़ेगी। भाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस सारा क्या होगा, 20 मीटर होगा उसका,
सही बात है सर, बिल्कुल, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी है, -20 लेना पड़ेगा बस, इसका ध्यान रखना आप, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन ले रहे हो आप, तो आपको -20 लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन क्या लेंगे भैया, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी माइनस की ली है मैंने, क्योंकि लिखा हुआ है यहां पर कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा, 9.8 लेने के लिए उसने आपको कहा नहीं है, 10 बोला है। कह रहा किस वेलोसिटी से आकर के स्ट्राइक करेगी, वी आपने निकालना है और टाइम भी आपने निकालना है। मैंने आपसे कहा था इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता, उत्सव से बाहर नहीं जाता फ्री फॉल, कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, गारंटी है भाई, नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। आओ जरा, अब U है, S है, A है, V निकालना है। थर्ड इक्वेशन क्यों ना लगाऊं, वो नहीं लगाई ना अभी तक, तो थर्ड लगाता हूं। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू A है -10, S है -20 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, आपने निकालना है, यू स्क्वायर आपका 0 है, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 400, 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर और V आ जाएगा √400, यानी आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और ये प्लस माइनस खुलेगा तो आपने माइनस वाली कंसिडर करनी है, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी है आपकी, नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी जो कि आपकी नेगेटिव में मैक्सिमम रहेगी, जो भी रहेगी, तो आपने यहां पर जो v लेना है वो माइनस का 20 वाला कंसिडर करना है, तभी आपको बात समझ में आ पाएगी, नहीं तो आपको बात समझ में नहीं आ पाएगी, है ना। v यहां पर पॉजिटिव 20 मत ले लेना भाई, उसका मतलब ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन का ध्यान रखना। तो v +-20 खुल के आएगा तो -20 लेना पड़ेगा, रूट जब भी खुलता है प्लस माइनस आता ही है, आप ये बात मुझसे बेटर जानते हो, है ना, क्योंकि पूर्णिया की दुनिया में आप लोगों का स्वागत हो चुका है, ठीक है। तो t अब रह गया निकालना, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 लिख लेते हैं। v जो है आपका -20 है, u जो है वो आपका 0 है, एक्सेलरेशन -10 है और फिर t है ना। तो -20 -10t माइनस से माइनस 0 से 0 समय आ गया 2 सेकेंड, है ना। और अगर पता आप यहां पर v को +20 लेके रखते ना, तो आपका टाइम नेगेटिव में आता, और टाइम कभी नेगेटिव में होता नहीं है, सेंस ही नहीं बन पाएगी बात की, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। बाकी आप खुद करके देखो। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस केस, इसमें से क्या क्या पॉसिबल है ना, आप कोशिश करो बताने की कि क्या क्या पॉसिबल है। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद 0 वेलोसिटी, ऐसा हो सकता है क्या यार कि एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन तो हो लेकिन वेलोसिटी 0 हो, क्या ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। रेस्ट पर भी एक्सेलरेशन हो सकती है, कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर सकता है भैया। एक्सेलरेशन का मतलब कोई चल जाना ही थोड़ी है, एक्सेलरेशन का मतलब कोई चल जाना ही थोड़ी ना होता है। रेस्ट पर भी एक्सेलरेशन हो सकती है। कैसे हो सकती है, मुझे एक बात बताओ। आपने एक बॉल को ऊपर उछाला, है ना, ऊपर गई, इस पॉइंट पर आकर के वो रुकती है ना, इस पॉइंट पर आकर के वो रुकती है ना, तो क्या यहां पर एक्सेलरेशन नहीं होती क्या? क्या यहां पर ग्रेविटी नहीं लग रही क्या ग्रेविटी इसको नीचे खींच नहीं रही क्या? तो मैं कैसे कह दूं कि भाई एक्सेलरेशन भी 0 हो गई है यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर एक्सेलरेशन होती है भाई, यहां पर ग्रेविटी इसको तब भी क्या कर रही होती है, नीचे खींच रही होती है, जी से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको खींच रही होती है। नेगेटिव लगा लो, अगर आपको डायरेक्शन से ज्यादा ही प्यार है तो नेगेटिव लगा लो। तो ये पॉसिबल है भाई, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद 0 वेलोसिटी इज पॉसिबल हियर, यू कैन सी दैट, ठीक है ना, एट द मैक्सिमम हाइट ऐसा होता है। पहला हो गया। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन भी हो और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, यह भी हो सकता है। पहला भी पॉसिबल है। ये घोड़े खोल देंगे बेटा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है ये भी पॉसिबल है। पता है कहां पॉसिबल है? सर्कुलर पाथ पे सर्कुलर, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो तब। आपको समझाता हूं कैसे, ठीक है। देखो बच्चों, जब कोई भी चीज कर्व्ड पाथ पर चलती है, ठीक है, कोई भी चीज कर्व्ड पाथ पर चलती है ना, कर्व्ड पाथ पर चलती है, तो उसकी वेलोसिटी होती है बाहर की तरफ, है ना, लेकिन अंदर की तरफ उसको एक्सेलरेशन मिलती रहती है, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, अभी खाली आप सुन लो ये बात, अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। सर्कुलर डायनामिक्स को अपन ने डिस्कस करना ही है, ठीक है। तो अंदर की तरफ क्या लगती रहती है? एक्सेलरेशन लगती रहती है। आप छोड़ दो, आप चंद्रमा और धरती ये सिस्टम मानो, है ना, एक चंद्रमा है एक धरती है, ठीक है। धरती कहां है? बीच में, पृथ्वी यहां है ना, और चंद्रमा क्या कर रहा है? उसके आसपास घूम रहा है ना, मून उसके आसपास घूम रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, मून क्या धरती की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा? क्या हो रहा है, तभी तो घूम रहा है, तो धरती उसको क्या लगा रही है? धरती उसको लगा रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स बनी हुई है यहां पर, ठीक है ना, जो सेंटर की तरफ लगती है। लेकिन इसने तो बाहर की तरफ जाने का मन बना रखा, इसने अपना मुंह बना रखा यहां जाने का।
इसने तो टेंजेंशियली निकलने का सोचा हुआ भाई कि मैं तो टेंजेंशियली निकल जाऊंगा। जिस दिन इसने प्यार करना बंद कर दिया ना, जिस दिन धरती ने मामा जी को प्रेम करना बंद कर दिया, मामा जी तोड़ जाएंगे राखी के सारे बंधन और निकल जाएंगे सीधा। समझे ना बात को? वो सुनेंगे नहीं किसी की, वो निकल जाएंगे। तो इसीलिए धरती क्या करती है, प्यार करती रखती है, और इसी दोनों के मोशन के चलते ये हमेशा हमेशा एक सर्कुलर पाथ पर चलता रहता है। ठीक है ना? ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? मून की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? आंसर है हो रही है। यहां पर नॉर्थ डायरेक्शन है वेलोसिटी की, यहां पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यहां पर ईस्ट डायरेक्शन है, यहां पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। यहां पर आएगा तो साउथ हो जाएगी, यहां पर आएगा तो साउथ वेस्ट हो जाएगी। मतलब आप देखो पल पल वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि दिशा चेंज हो रही है ना? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने के चलते वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी के चेंज को ही तो क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना? लेकिन मून ने अपनी स्पीड तो नहीं चेंज करी ना। आपने देखा क्या मून कभी इतनी तेजी से निकल गया, उगा और ऐसे कैसे निकल गया, भागता भागता निकल गया, या धीरे धीरे निकल रहा, 2-3 दिनों तक मून वहीं पे ही है? ऐसा होता है क्या? कितनी स्लो स्पीड से चल रहा है कि वहीं पे ही दिखा जा रहा है आपको 3-4 दिनों तक? ऐसा नहीं होता ना। मून की स्पीड कांस्टेंट है, मून की स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो भाई सीधी सी बात बोलूं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज के चलते वेलोसिटी में चेंज है कि उसके चलते एक्सेलरेशन के अंदर एक्सेलरेशन हो रही है। ठीक है ना? तो आप यहां पर एक सर्कुलर मोशन ले सकते हो जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसकी बात हम कर सकते हैं यहां पर, तो ये भी पॉसिबल है। तीसरे की बात करते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये पूरा है। ठीक है? इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कह रहा क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर, है ना? सर्टेन डायरेक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी एक्सेलरेशन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बिल्कुल यहां यही हो रहा है। आप चेक करके तो देखो, यही हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे चल रहा है ना? उसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ इस साइड पर हो रही है, लेकिन जो फोर्स लग रही है, जो एक्सेलरेशन लग रही है, वो 90 डिग्री पर लग रही है, 90 डिग्री पर लग रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है? हो सकता है ऐसा, और ऐसा बहुत जगह पर हो सकता है, ऐसा बहुत सारी जगह पर हो सकता है। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बंदा चल रहा है ना? इस साइड को मूव कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो 90 डिग्री का तब भी एंगल है इसके बीच में। तो तीनों पॉसिबल है भाई, तीनों पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है? होप आपके कॉन्सेप्ट खुल रहे हैं इन चीजों से। इस क्वेश्चन को करो भाई। चलो मैं करता हूं। एक मैन है, 10 मीटर चलता है नॉर्थ और 20 मीटर चलता है ईस्ट। ठीक है? 10 मीटर चला नॉर्थ और 20 मीटर चला ईस्ट। ठीक? तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी भाई। एच निकालना है आपने बस। ठीक है ना? तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है? 10 का स्क्वायर होता है 100, 20 का स्क्वायर होता है 400, ये हो गया 500, अंडर रूट 500, है ना? तो आ जाएगा 10 रूट 5, है ना? 5 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 रूट 5 बाहर आ जाएगा। 10 रूट 5 किससे मैच कर रहा है भाई अब? तो बच्चों ये आएगा 10 इंटू 2.2 लगभग। ठीक है ना? 2.23 आता है ये। ठीक है? तो 22.3 यानी लगभग 22। ठीक है? ऑलमोस्ट 22 आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक कार है जो ट्रेवल कर रही है हाफ द डिस्टेंस विद कांस्टेंट वेलोसिटी 40 एंड रिमेनिंग हाफ विद कांस्टेंट वेलोसिटी 60। देखो ऐसी चीज मैंने आपको अभी बताई थी, अभी इसी लेक्चर के अंदर बताई है कि भाई आधा डिस्टेंस यानी कुछ एक्स डिस्टेंस ये 40 की स्पीड पे चल रहा है ना, और कुछ एक्स डिस्टेंस ये 60 की स्पीड पे चल रहा है ना। सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो 2 इंटू 40 इंटू 60, है ना, अपॉन में 40 प्लस 60 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गए, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर पर आवर। सी। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर देखो 6th सेकंड दिया हुआ है आपको। इसके लिए आपको पता क्या करना है? आपको चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। ध्यान से सुनना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ चुके हो पहले। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप चौथी इक्वेशन सुनो अब कौन सी है। चौथी इक्वेशन होती है एसेंथ वाली। एसेंथ। एसेंथ का मतलब होता है कि किसी nth इंटरवल के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट कोई चल गया, है ना। पूरे n सेकंड्स तक नहीं, किसी n सेकंड के अंदर। यानी जैसे समझ लो मुझे 10 सेकंड लगते हैं,
लेट अस सपोज मुझे 10 सेकंड लगते हैं अपने घर से मेरे फ्रेंड के घर तक जाने में, पड़ोस में ही घर है उसका, तो 10 सेकंड लगते हैं मुझको, ठीक है ना। 10 सेकंड के अंदर अंदर मैं अपने घर से अपने फ्रेंड के घर में चला जाता हूं, ठीक है। तो आपसे उसने टोटल 10 सेकंड का नहीं पूछा कितना डिस्टेंस है, उसने पूछा भाई तीसरे सेकंड में कितना चल रहा है बस वो बता दे, या चौथे सेकंड में कितना चल रहा है बस वो बता दे, या 5th सेकंड में कितना चल रहा है, 6th सेकंड में, बीच का इंटरवल का डिस्टेंस पूछ रहा है, बीच के इंटरवल का डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। तो एसेंथ लगाना पड़ेगा आपको वहां पर, ठीक है ना, एसेंथ लगाना पड़ेगा। और ये होता है u प्लस a बाई 2 2n-1। नोट कर लो, काम आएगा, नोट कर लो, काम आएगा, ठीक है। तो इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u 0 है एंड ट्रेवल्स 120 सेंटीमीटर, तो भाई डिस्प्लेसमेंट दे रखी है आपको 120 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 से डिवाइड करके, तो 1.2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करता है, लेकिन छठे सेकंड में करता है, यानी S6 है ये S6 दे रखा है आपको कि छठवें सेकंड में इतना चल पा रहा है 1.2 मीटर, छठवें सेकंड में बस इतना चल रहा है, ठीक है। और उसकी एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी, फिर आप इस फॉर्मूले के अंदर रखते जाओ यार चीजें, और कुछ नहीं करना आपने, इस फॉर्मूले के अंदर आपने चीजें रखनी है। S6 का यानी एसेंथ का मतलब है 1.2 रखना है आपने। u आपका 0 हो चुका है, एक्सेलरेशन आपके पास है नहीं क्योंकि वही आपने निकालनी है, और 2 इंटू n क्या लोगे, n आप 6 ही लोगे क्योंकि एसेंथ का फॉर्मूला है ये, है ना। तो n आपको क्या लेना पड़ेगा, 6 सेकंड लेना पड़ेगा, तो 2 इंटू 6 माइनस 1, ठीक है, 6 2 12 माइनस 1 11, है ना। और ये आएगा 1.2 इज इक्वल टू 11a बाई 2, ठीक है। 2 जाएगा मल्टीप्लाई होने और 11 जाएगा डिवाइड होने, तो एक्सेलरेशन में साइड में लिख लेता हूं 1.2 इंटू 2 अपॉन में 11, ठीक है। तो 24/110, और बड़ा क्लोज आंसर मार्क करना पड़ेगा भाई इसका। तो भाई ये आएगा 0.21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी C। चलो यार मैं करता हूं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u 0 है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, यानी जो v दे रखा है वो 100। भाई उत्सव मनाना पड़ेगा यहां पे आपको, डिस्टेंस कवर्ड बोल रखा ना, बस उत्सव मनेगा भैया यहां। तो देखो जरा, देखो भाई मनाए उत्सव। UTSAV, ठीक है। U कितना लेंगे, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है 0, एक्सेलरेट कर रहा है और 10 सेकंड के अंदर अंदर, 10 सेकंड्स के अंदर अंदर अपनी वेलोसिटी को कितना कर दे रहा है, 180 किलोमीटर पर आवर कर दे रहा है। 180 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5/18 से करें मल्टीप्लाई, तो 10 से कटा 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन कर दे रहा है, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दिस टाइम इंटरवल, यानी डिस्टेंस आपने निकालना है तो एक्सेलरेशन भी आपको निकालनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं निकल पाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। उसके बिना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास कि डिस्प्लेसमेंट हम निकाल पाए बिना एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी आपको निकालना पड़ेगा पहले। तो एक काम करते हैं, v दिया है, t दिया है, u दिया है, a निकालते हैं पहली क्वेश्चन से। v इज इक्वल टू u प्लस at। v क्या है, v है 50, u है 0, एक्सेलरेशन नहीं पता लेकिन टाइम पता है 10, तो 0 से 0 कट गया, एक्सेलरेशन आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। शॉर्टकट में कैलकुलेशन कर रहा हूं, आनी चाहिए आपको करनी, ठीक है। और उसके बाद s निकालना है आपने, तो तीसरी क्वेश्चन लगा देता हूं, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 इंटू 5 इंटू एस इज इक्वल टू v कितना है भाई, 50 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर होता है 2500, ये खत्म हो गया, और ये आ गया 10s, 0 से 0 कट गया, तो डिस्प्लेसमेंट आ गई 250 मीटर, ठीक है जी। कोई मिल रहा है क्या, b मिल रहा है। ऐसे काम करना है भैया। ग्राफ की बात आ जाती है भैया, है ना। इस क्वेश्चन से आप ग्राफ को भी सीखोगे। देखो बच्चों, हमारे सिलेबस में जो ग्राफ है वो 3 प्रकार के हैं, ठीक है। एक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक और है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। यहां मैं समझा देता हूं उसको अगले पेज पे, ठीक है। तीसरा वाला है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, AT ग्राफ, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है, और वो ऐसा है, एक काम करते हैं, हर केस को ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, सारे केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो देखो भाई, ST ग्राफ, ठीक है, VT ग्राफ और AT ग्राफ, ये 3 ग्राफ है। ST मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। VT यानी वेलोसिटी टाइम, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी होगी और टाइम सेकंड में होगा, है ना। और तीसरा आ गया एक्सेलरेशन टाइम, AT,
सेकंड में ये और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका ग्राफ ऐसा है ना, अगर मान लीजिए आपका ग्राफ ऐसा है, ठीक है, तो दिस इज रेस्ट। हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो रेस्ट के बना रहे हैं अभी, ये तीनों ग्राफ जो बनेंगे वो रेस्ट के बनेंगे, ठीक है। फिर तीनों ग्राफ बनेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन के बनेंगे। यहां पर 3 और ग्राफ डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के, ठीक है। फिर 3 ग्राफ डिस्कस करेंगे एक्सेलरेटेड मोशन के, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, एक्सेलरेटेड मोशन यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, ठीक है। 3 ग्राफ इसके डिस्कस करेंगे। पहले रेस्ट के डिस्कस करते हैं। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप, है ना, साथ साथ चलना मेरे। देखो अगर टाइम बढ़ता रहे, बढ़े जा रहा है, 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 और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट 10 पे ही अटक गई है। 1 सेकंड हुआ डिस्प्लेसमेंट 10 पे अटक गई, 2 सेकंड हुए डिस्प्लेसमेंट 10 पे अटक गई, 3 सेकंड हुए डिस्प्लेसमेंट 10 पे अटक गई, 4 सेकंड हुए डिस्प्लेसमेंट 10 पे अटक गई, 5 सेकंड हो गए डिस्प्लेसमेंट 10 पे अटक गई। का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट आपसे 10 मीटर की दूरी पर जा करके खड़ा हो गया है। एक्सटी ग्राफ जो है वो ऐसा ही बनेगा, है ना। एक्सटी बोलते हैं, वैसे पोजीशन टाइम ग्राफ बोल देते हैं इसको। सिलेबस में दोनों है, पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, चेंज इन पोजीशन ही तो होती है। तो यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है एक्चुअली में, क्योंकि यहां पर पोजीशन में चेंज ही नहीं हो रहा, यहां पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा। पहले सेकंड भी पोजीशन 10 ही है, दूसरे सेकंड भी पोजीशन, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्वर से 10 मीटर की दूरी पर जाके खड़ा हो गया है। हर सेकंड 10 मीटर, हर सेकंड वही 10 मीटर, हर सेकंड वही 10 मीटर, वही खड़ा है वो, ठीक है ना। तो ऐसा ग्राफ जो होगा वो रेस्ट होगा, ठीक है। अब इसमें यूनिफॉर्म का जो ग्राफ बनता है, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, वीटी, अच्छा सॉरी एसटी में ही, है ना, एक्सटी में या एसटी में, है ना। जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, देखो जरा, वो ऐसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा कि समय तो बढ़ता रहेगा, समय तो बढ़ता रहेगा, और इक्वल इंटरवल्स के साथ डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती रहेगी, यानी डिस्टेंस भी क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, और टाइम भी क्या करता जा रहा है, इंक्रीज। यही तो होता है यूनिफॉर्म मोशन। 1 सेकंड में 10 मीटर चला, 2 सेकंड में 20 मीटर चला, 3 सेकंड में 30 मीटर चला, 4 सेकंड में 40 मीटर चला, 5 सेकंड में 50 मीटर। आप समझ रहे हो बात को, ऐसा बनेगा ना ग्राफ, तो चढ़ता हुआ ग्राफ बनेगा ना। ये होता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, तीनों ऐसे बनते हैं, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर लेता हूं, अब कैसा बनेगा उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो बच्चों, एक्सटी ग्राफ की अगर बात करें और एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर इसको बनाना हो आपने, तो आप समझते हो कि यूनिफॉर्मली तो बढ़ता नहीं डिस्टेंस, यूनिफॉर्मली तो डिस्टेंस में चेंज नहीं आता, क्योंकि उसी टाइम के अंदर आप पहले 5 मीटर कवर कर रहे होते हो, फिर उसी टाइम के अंदर आप 10 मीटर कवर कर रहे होते हो, फिर उसी टाइम के अंदर आप 20 मीटर कवर कर रहे होते हो, फिर उसी टाइम के अंदर आप 40 मीटर कवर कर रहे होते हो। यानी आप क्या कर रहे होते हो, सेम इंटरवल्स के अंदर अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहे होते हो, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसी को तो बोलते हैं एक्सेलरेटेड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यही तो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी बच्चे 1 सेकंड हुआ, है ना, तो लेट अस सपोज आपने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। 2 सेकंड हो गए, तो इस बार 10 नहीं किया, इस बार 20 कर लिया, मतलब यहां के हिसाब से देखें तो 30 कर लिया। माने आपने जो जंप मारा वो सीधा 20 का मार लिया। पहला जंप जो लगा था वो 10 का लगा था, अगला जंप जो लगा वो 20 का मारा सीधा। समझे ना बात को, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि पहले इंटरवल के अंदर आपने 10 मीटर चला, अगले इंटरवल के अंदर आपने 20 मीटर और आगे चला, उसके अगले इंटरवल में क्या होगा, आप 30 आगे चलोगे अब, या 40 मान लेते, 40 आगे चलेंगे। समझ गए ना बात को। तो अब जो 40 इसके बाद आएगा वो तो 70 पे आएगा कहीं यहां, है ना। इसी में अगर मैं 40 और जोड़ दूं तो 70 में आएगा, है ना। और उसके अगले सेकंड में मान लो 50 और चल गया, तो 70 50 120 120 पर पहुंचेगा वो तो ऐसे में ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या? ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या? जी नहीं, ये ग्राफ ऐसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा, कर्व्ड बनेगा ये ग्राफ। समझ रहे हो ना, ऐसे चढ़ता हुआ ग्राफ बनेगा ये। तो इस तरीके के ग्राफ बनते हैं हमेशा, ऐसे ग्राफ, ठीक है, ऐसे ग्राफ और ऐसे ग्राफ, ठीक है, और ऐसे ग्राफ, इस तरीके के ग्राफ बनेंगे आपके सारे। ये सब एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन है, सबके सब, ये सब के सब एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन है, ठीक है ना। ये चारों ऐसे बनते हैं। तो इस तरीके के ग्राफ आपको देखने में आते हैं कहां पे, एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर, ठीक है। अब वीटी की बात कर लेते हैं। वीटी यानी वेलोसिटी टाइम में क्या हो रहा है भाई, सबसे पहले रेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं इसको,
ठीक है, वीटी ग्राफ को सबसे पहले किसके लिए पढ़ रहे हैं? रेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रेस्ट में देखो क्या होगा बेटा, रेस्ट के अंदर वेलोसिटी तो होगी नहीं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? अगर वेलोसिटी नहीं होगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा भाई? वेलोसिटी ही जीरो अगर होगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे मरा हुआ बनेगा, बिल्कुल ऐसे। देखो 1 सेकंड बीत गया, वेलोसिटी जीरो, 2 सेकंड बीत गया, वेलोसिटी जीरो, 3 सेकंड बीत गया, वेलोसिटी जीरो, 4 सेकंड बीत गया, वेलोसिटी जीरो, 5 सेकंड बीत गया, वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी उठेगी नहीं, वेलोसिटी का कर्व उठेगा ही नहीं, कभी स्लोप आएगा ही नहीं। ठीक है ना, कभी स्लोप आएगा ही नहीं। ओके, तो इस तरह का ग्राफ बनता है किसका? वीटी का। ठीक है, रेस्ट का ग्राफ। इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखो जरा, वीटी का कैसा बनेगा, वी और टी। अब हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है सेम स्पीड से चलना। क्या होता है? सेम स्पीड से चलना। तो सेम स्पीड से चलने का मतलब क्या हो गया कि सेकंड कितने भी हो, स्पीड एक ही रहेगी भाई, स्पीड एक ही रहेगी। 50 की स्पीड है मान लो, पहले सेकंड में 50 की स्पीड, दूसरे सेकंड में भी 50 की स्पीड, तीसरे सेकंड में भी 50 की स्पीड, चौथे सेकंड में भी 50 की स्पीड, पांचवें सेकंड में भी 50 की स्पीड, यानी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा वीटी का। ओके, अब एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर लो, एक्सेलरेटेड मोशन की ग्राफ की बात कर लो। वीटी ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ है, और एक्सेलरेटेड मोशन के लिए आपने इसको बनाना है ना। अब एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? या तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी या वेलोसिटी घट रही होगी, या तो वेलोसिटी का स्लोप ऊपर या तो ग्राफ का स्लोप ऊपर या नीचे। यानी आप ग्राफ को कैसा भी बना दो, डिपेंड करता है कैसा एक्सेलरेटेड मोशन है। ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ तो ऐसे है ना, और अगर घटती वेलोसिटी होगी तो ऐसे, खत्म। ठीक है ना, तो जैसे मर्जी आप बना सकते हो, लेकिन वो इंक्लाइंड ग्राफ बनेगा, इस बात का ध्यान रखना आपने। लीनियर ग्राफ नहीं होगा वो, मतलब पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं होगा, चढ़ता हुआ ग्राफ होगा, स्लोपी ग्राफ होगा, है ना, स्लोप होगा कुछ ना कुछ उसका। ओके, तो ये वीटी ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अब बात आती है एटी ग्राफ की। ठीक है, एटी ग्राफ की। एटी ग्राफ रेस्ट के लिए तो बता ही नहीं सकता कि चीजें रेस्ट पर है या नहीं है ना। एक्सेलरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि मैंने आपको बताया, बॉल को ऊपर फेंकोगे, एक पॉइंट पर जाकर के वो रुकती है, एक पॉइंट पर जाकर के वो क्या करती है? रुकती है। जहां वो रुकेगी वहां भी एक्सेलरेशन हो सकती है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां भी होती है, इसलिए एक्सेलरेशन होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसलिए मैं ग्राफ को सीधा बना रहा हूं। ठीक है ना, सीधा ग्राफ को बना रहा हूं। ये वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हो सकती है भाई, भगवान जाने, है ना। एटी ग्राफ से रेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, एटी ग्राफ से रेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। हां, एटी ग्राफ से यूनिफॉर्म मोशन को जरूर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। एटी, आप एक बात बताओ, वेलोसिटी चेंज हो रही है या सेम है? इस वाले केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी सेम है या चेंज हो रही है? सर आंसर है वेलोसिटी तो सेम है। अगर वेलोसिटी सेम होगी, अगर वेलोसिटी सेम होगी तो एक्सेलरेशन, अरे बोलो, एक्सेलरेशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन नहीं होगी। यानी टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगी। ऐसा लेटा हुआ मरा हुआ सा ग्राफ बनता है एक्सेलरेशन टाइम का। ठीक है, ऐसा लेटा हुआ ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन टाइम का। लास्ट आता है कि भाई एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? घर परिवार में आ गया अब तो अपने, है ना भाई, अब तो अपने ही परिवार में है ये, है ना। तो ये ए है, ये टी है, तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर होगी, है ना। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना, टाइम बढ़ता जाएगा और एक्सेलरेशन उतनी रहेगी। एक्सेलरेशन है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे सेकंड में भी 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम और बड़ा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम और बड़ा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर ये नेगेटिव में भी हो सकती है, ऐसा भी बन सकता है ग्राफ। वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है। ठीक है ना, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है किसका, क्या बोलते हैं इस ग्राफ को? टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और आती है, स्लोप पढ़ना और एरिया पढ़ना। ठीक है, तो स्लोप निकालने का मतलब होता है बेटा टैन थीटा निकालना, और टैन थीटा का मतलब होता है पी बाय बी निकालना। सर हम क्यों निकालते हैं स्लोप किसी ग्राफ का? क्या जरूरत है सर हमको स्लोप निकालने की? भाई स्लोप इसलिए निकालते हैं क्योंकि कोई ना कोई यूजफुल चीज अपने को मिलती है, कोई टूल है ये अपने लिए, ये मैथमेटिकल टूल है अपने लिए, है ना। स्लोप निकालने का मतलब या डिफरेंशिएशन करने का मतलब, डिफरेंशिएट करने का मतलब अपने लिए सिर्फ इतना सा ही है कि हमने कुछ ना कुछ काम निकलवाना है ग्राफ में से, हमने ग्राफ को निचोड़ देना है अच्छे से, ग्राफ में से जो जो चीजें पता चल सकती हो पता चलवा लो, दैट इज स्लोप निकालना। और दूसरा होता है एरिया निकालना, है ना। एरिया के अंदर क्या करते हैं? एरिया के अंदर जो भी एरिया अंडर ग्राफ होगा, पूरा नाम है एरिया अंडर ग्राफ, पूरा है एरिया अंडर ग्राफ, है ना। जब भी एरिया अंडर ग्राफ कभी अपने लिए फायदा होगा तो हम एरिया निकालेंगे ग्राफ का,
है ना। अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा भैया कब हमने स्लोप निकालना है और कब हमने एरिया निकालना है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि कब कब मोशन के अंदर स्लोप निकालने से फायदा होता है और किस किस ग्राफ का, और कब कब एरिया अंडर ग्राफ निकालने से फायदा होता है किस किस ग्राफ का। ठीक है, अगर आपने स्लोप निकालना हो, मैं तीनों ग्राफ की बात कर लेता हूं, तीनों ग्राफ की बात कर लेता हूं, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, लेट अस सपोज ये ग्राफ कुछ ऐसा है, स्लोप निकालने के लिए ऐसा रखना ही पड़ेगा मुझको, ये ग्राफ भी ऐसा है और ये ग्राफ भी ऐसा है। मान लेते हैं चलो वेरिएबल एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन भी वेरी कर रही है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो मुझे इसका स्लोप निकालना है, मतलब मुझे ये वाला एंगल चाहिए। ए भाई यहां देख, यहां देख, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है ना, इस एंगल का मुझे क्या चाहिए, टैन चाहिए, टैन चाहिए। और टैन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब मुझे एक बात बताओ, इसका जो परपेंडिकुलर होगा, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो x के अलोंग है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो x के अलोंग है, मतलब परपेंडिकुलर मुझको x की कुछ वैल्यू देगा, माने पोजीशन बताएगा, है ना, पोजीशन बताएगा या चेंज इन पोजीशन बताएगा, कहना ज्यादा उचित है। ठीक है, डेल्टा x लिख लेता हूं, चेंज इन पोजीशन, क्योंकि पहले 0 है, बाद में कुछ वैल्यू आई है उसकी, पहले 0 वैल्यू है, बाद में कुछ वैल्यू उसकी लेट अस सपोज 10 आई है, तो डेल्टा x देगा, है ना। और नीचे वाला क्या देगा, बेस क्या देगा मुझको, नीचे वाला देगा भैया, है ना, ये बेस मुझको देगा टाइम इंटरवल यानी डेल्टा t, और डेल्टा x बाय डेल्टा t वेलोसिटी होता है, डेल्टा x बाय डेल्टा t वेलोसिटी होता है, यानी इसका स्लोप निकालना मेरे लिए फायदेमंद था, स्लोप निकालना मेरे लिए फायदेमंद था। मुझे इसकी स्लोप निकाल करके क्या मिल गई, वेलोसिटी मिल गई, यानी एक एक्सटी ग्राफ, एक पोजीशन टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी दे सकता है, एक पोजीशन टाइम ग्राफ आपको वेलोसिटी दे सकता है, लेकिन इसका एरिया मत निकालना, इसका एरिया आपको कुछ नहीं देता। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, एरिया कुछ नहीं देता, क्रॉस, एरिया क्या, क्रॉस मत निकालना इसका एरिया। ठीक है ना, बाकी निकाल के देख लेना, कुछ मिल जाए तो मुझे ही बता देना कमेंट के अंदर नीचे कि सर हाँ 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 आप तो बता रहे थे एरिया इसका कुछ नहीं देता, एरिया ने तो हमको ये दे दिया। मुझे बता देना कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपको देता है जिससे आपका भला हो रहा है ना, इंसानियत का, मानवता का भला हो रहा है, बता देना मुझको एरिया मिलकर आपको क्या मिलता है। अगली बात करते हैं वीटी ग्राफ की, तो वीटी ग्राफ का ये स्लोप होगा थीटा, टैन निकालना पड़ेगा मुझे थीटा का, जो कि होता है P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। और परपेंडिकुलर इस बार ये वाली जो लाइन है ना, ये मुझे V की कुछ वैल्यू दे रही है, V की इनिशियल वैल्यू, V की फाइनल वैल्यू, यानी डेल्टा V, यानी डेल्टा V, और बेस दे रहा है मुझे डेल्टा T, और डेल्टा V बाय डेल्टा T और कुछ नहीं एक्सेलरेशन होता है, यानी इसका स्लोप निकाल के अपने को क्या मिला, फायदा मिला। हमें इसका VT ग्राफ का स्लोप निकाल के क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, और क्या चाहिए भाई, बहुत बढ़िया बात है। तो वेलोसिटी तो मिलेगी मिलेगी, टाइम भी मिलेगा मिलेगा, और एक्सेलरेशन भी मिलेगी मिलेगी, क्या बात है भैया, तीन तीन आइटम। इसका एरिया भी निकालो, इसका एरिया भी आपको कुछ ना कुछ देगा। आओ एरिया निकालते हैं इसका, यहां लिख दूं, यहां लिखता हूं एरिया। एरिया अगर मैं इसका निकालूंगा, है ना, तो क्या करूंगा, मैं करूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई अल्टीमेटली मैं बेस और हाइट को मल्टीप्लाई ही तो कर रहा हूं, बेस पर क्या रखा हुआ है, टाइम रखा हुआ है। ठीक है ना, बेस पर क्या रखा हुआ है, टाइम रखा हुआ है, और हाइट पर क्या रखा हुआ है, वेलोसिटी रखी हुई है। तो टाइम इंटू वेलोसिटी अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है डिस्प्लेसमेंट। ये मत बोलना आधा ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा सिर्फ से, तो पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं ना मिलेगा, आधा डिस्प्लेसमेंट। अबे आधा पूरा क्या होता है भाई, इसका जो एरिया आएगा उतनी डिस्प्लेसमेंट मिलेगी मुझे। अब ये ट्राइंगल है तो आधा करूंगा, रेक्टेंगल होता तो पूरा करता, उसमें क्या है भाई, उसमें क्या बात है, मतलब आधा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा थोड़ी ना है। ठीक है, तो टाइम इंटू वेलोसिटी करने से मुझे क्या मिलती है, डिस्प्लेसमेंट मिलती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मिलती है। तो इसीलिए इसका स्लोप निकाल के भी फायदा है और इसका एरिया निकाल के भी फायदा है। VT एक ऐसा बढ़िया उचित ग्राफ है, बहुत ही बढ़िया ग्राफ है, जिससे आपको V भी मिलता है, T भी मिलता है, A भी मिलता है, S भी मिलता है, डिस्प्लेसमेंट भी मिलती है। ठीक है ना, पूरा उत्सव मिलता है इससे, समझ लो आप, पूरा उत्सव इसी से मिलता है। U मिलता है इनिशियल वेलोसिटी, V मिलती है फाइनल वेलोसिटी, T मिलता है टाइम, A फॉर एक्सेलरेशन, स्लोप निकालने से एरिया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, AT ग्राफ का अगर आपने थीटा निकाला तो tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है भैया, P बाय B। आपके काम का नहीं है ये, आपके सिलेबस से बाहर की चीज है ये। इसका जो P है वो डेल्टा A है, और डेल्टा A का मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज जर्क, जो कि जर्क होता है। अब ये जर्क अपने काम का नहीं है, कॉलेज वॉलेज में कहीं जाके पढ़ाते हो तो पढ़ाते हो भाई, 11वीं 12वीं तक भी, जेई नीट तक भी किसी काम का नहीं है जर्क वर्क। एनडीए में तो क्या ही आएगा जर्क। ठीक है, तो डेल्टा A बाय डेल्टा T इज जर्क, जो कि आपके काम का नहीं है। तो आप इसका स्लोप ना निकालना, इसका स्लोप ना निकालना, निकाल के दिखा दिया मैंने, आपको कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, एरिया अगर आप निकालो जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदेमंद चीजें मिलेंगी यहां पर। ठीक है,
एरिया निकाल लेते हैं एक बार। एरिया इसका क्या होगा, ये पूरा एरिया निकालना है आपने, हाफ बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। अल्टीमेटली आप बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेस माने टाइम, ठीक है, टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और हाइट क्या है, हाइट एक्सेलरेशन है, टाइम इंटू एक्सेलरेशन अगर आप करोगे तो आपको मिलता है डेल्टा वी टी इंटू ए। ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया, यहां देखो जरा, एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, होता है कि नहीं होता, डेल्टा टी को ले जा ए से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा ए इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा वी। अब बात समझ में आई, एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करो तो चेंज इन वेलोसिटी मिलती है, यानी यहां पर फिर भी कुछ फायदा है एरिया निकालने का, लेकिन स्लोप निकालने का कोई फायदा नहीं है, और यहां पर एरिया निकालने का कोई फायदा नहीं है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को अब करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, तो वीटी ग्राफ का एरिया, हां जी, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है, तो इट्स डिस्प्लेसमेंट। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है एरिया। तो बेटा इसको करने की ट्राई करो, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब बच्चा सोचता है रिटार्डेड मोशन अगर है ना, तो ग्राफ कुछ ऐसे गिर रहा होगा, सही बात है ना, इसे कहते हैं नेगेटिव स्लोप, है ना, नेगेटिव ऑफ स्लोप कहते हैं इसको, तो बच्चा समझेगा रिटार्डेड मोशन है, रिटार्डेड मोशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि रिटार्डेड मोशन है। लेकिन अगर ये टाइम एक्सिस के नीचे चला जाए, यानी ये नेगेटिव वी की तरफ चला जाए, ठीक है ना, तो इस टाइम पर, यानी यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, इधर से लेके इधर तक ये क्या करवाएगा, ये एक्सेलरेट करवाएगा, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक क्या करवाएगा, ये रिटार्ड करवाएगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करना कि भैया अगर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में हो, तो स्पीड अप होगा या स्पीड डाउन होगा, बताओ भाई। एक्सेलरेशन का मतलब होता है फोर्स लगाना, फोर्स भी इधर ही लग रही है, और वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है, तो क्या करेगा, स्पीड अप करेगा ना, तो यहां पर ये एक्सेलरेट करेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी हो पॉजिटिव, ठीक है ना, वेलोसिटी हो पॉजिटिव उस तरफ को जा रहा हो, और तब आप एक नेगेटिव एक्सेलरेशन लेकर के आओ, यहां पर एक नेगेटिव स्लोप ड्रॉ करो, ये नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गई, वीटी का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, एक नेगेटिव स्लोप का मतलब यहां नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और यहां पर ये क्या करेगा, यहां पर ये रिटार्ड करेगा, तो ये एक रिटार्डेशन का केस है ना, यहां पर रिटार्ड होगा और यहां पर क्या होगा, यहां पर एक्सेलरेट होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर दोनों हो सकते हैं भाई, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, दोनों केसेस के अंदर रिटार्डेशन हो सकती है, ठीक है। चलो भाई इस क्वेश्चन को करो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड्स। अगर एक बॉल को ऊपर फेंका जाए तो क्या आइटम जो है वो कांस्टेंट रहती है, ये एनडीए का सवाल है पिछले सालों वाला, करो जरा इसको। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहती है क्या, अरे ऊपर फेंक रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होगी ना भाई, ये इनिशियल पॉइंट है और जहां जहां ये जा रहा होगा ये फाइनल पॉइंट होता जाएगा, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो बढ़े जा रही है ना, इंक्रीज करती जा रही है, वो कहां से सेम है ना। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, नहीं काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी होती क्या भाई, हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना यार, हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना, वेलोसिटी क्या होती जा रही, घटती जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी ऊपर जाते जाते, वेलोसिटी वो भी घटेगी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है। तो एक्सेलरेशन ही इसका आंसर है, जो कि नीचे की तरफ लगे जा रही है, वो भी कॉन्स्टेंटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से जो लगातार लगे जा रही है, दैट इज एक्सेलरेशन, और वो तो कांस्टेंट रहेगी ही रहेगी, ठीक है। एक और करते हैं, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, यूसीएम, है ना, और जो कि हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया लेकिन कर लेंगे हम, है ना। सर्कुलर डायनामिक्स पूरा एक बार में करेंगे, चिंता नहीं करो, पूरा एक बार में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, ये मैं आपको बता चुका हूं कि भैया एक स्पीड ही है जो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। जब गोल 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 कोई चीज घूमती है तो उसकी स्पीड ही है ना, जो कांस्टेंट रहेगी। वैसे भी आप देख सकते हो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, तो स्पीड तो कांस्टेंट रहनी है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है क्या, नहीं रहती, क्यों, दिशा बदलती रहती है सर, यहां कोई और दिशा, यहां कोई और दिशा, यहां कोई और दिशा, कोई और दिशा, कोई और दिशा, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा ऑब्वियसली, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रह सकती, डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज आएगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होती जाएगी, यहां से यहां कुछ, यहां से यहां कुछ, यहां से यहां कुछ, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। A passenger in a moving train tosses a 5 rupee coin. If the coin falls behind him, then the train must be moving with a uniform. इसका आंसर आप खुद सोचो जरा यार। अगर वो बेटा आपने इसका आंसर किया होगा, एक पैसेंजर है जो कि सिक्का उछालता है ना, और सिक्का उसके पीछे जाके गिरता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि उसके पीछे जाके गिर रहा है? क्या ट्रेन सेम स्पीड से चल रही है
क्या ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है या क्या ट्रेन रिटार्ड कर रही है, क्या चीज हो रही है इसमें से, है ना। तो इसका सीधा सा आंसर है कि भैया ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट कर गई। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो भाई, ये सीट है ना, ये वो बंदा है जो बैठा हुआ है सीट पर आराम से, इसने सिक्का उछाला ऊपर की तरफ, है ना, सिक्का उछाला ऊपर। तो जब बेटा इसने सिक्का ऊपर उछाला था, जब इसने सिक्का ऊपर उछाला था, तब कुछ ट्रेन की स्पीड थी, है ना, तब कुछ ट्रेन की स्पीड थी और वो सिक्के को मिली हुई थी आगे की तरफ, और इसने ऊपर की तरफ भी दे दी स्पीड, ऊपर की तरफ भी स्पीड दे दी, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, ट्रेन कर गई एक्सेलरेट। अब सुनना कहानी को, ट्रेन कर गई एक्सेलरेट, और जब ट्रेन एक्सेलरेट कर गई है ना, जब ट्रेन एक्सेलरेट कर गई है तब क्या हुआ, तब इसकी सीट भी आगे बढ़ गई और ये बंदा भी आगे बढ़ गया। लेकिन कॉइन को जो पहले वेलोसिटी मिली हुई थी वो तो उतनी रह गई ना यार, क्योंकि कॉइन तो हवा में, हवा में तो वेलोसिटी आगे की तरफ लगेगी नहीं सिक्के पे, क्योंकि सिक्का तो हवा में आ चुका है, ये हवा में आ गया, हवा में आ गया, हवा में आ गया सिक्का तो, है ना। और नीचे वाला जो पोर्शन है, यानी जो बंदा है, जो सीट है, जो गाड़ी है, वो तो एक्सेलरेट करके आगे पहुंच गई, वो तो आगे पहुंच गई। तो सिक्का ऑब्वियसली कहां गिरेगा भाई, पीछे गिरेगा, उसके हाथ में तो गिरेगा नहीं, पीछे गिरेगा, है ना, क्योंकि नीचे जो बॉडी है उसकी, वो तो एक्सेलरेट कर गई ना, उसकी तो वेलोसिटी आगे बढ़ गई, उसको तो वेलोसिटी आगे की तरफ और मिल गई। लेकिन सिक्के को जो आगे की तरफ वेलोसिटी मिली थी वो पुरानी वाली थी, वो पुरानी वाली ही थी। तो ये आगे की तरफ फॉरवर्ड डिस्प्लेस कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये कहानी है यहां पर, इसलिए एक्सेलरेट कर रही है ट्रेन, ठीक है। A stone is released from a window of a train moving along a horizontal straight track। एक ट्रेन है भाई, एक ट्रेन है भाई, उसकी खिड़की में से सिक्के को बाहर फेंका है, उस ट्रेन में से, उस ट्रेन की खिड़की में से सिक्के को बाहर फेंका है। तो स्टोन विल हिट द ग्राउंड फॉलोइंग स्ट्रेट पाथ, सर्कुलर पाथ, पैराबोलिक पाथ या हाइपरबोलिक पाथ, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सभी कर सकते हो इसको, समझ भी रहोगे इस बात को कि भाई ट्रेन आगे चल रही है, ट्रेन आगे चल रही है, तो सिक्के के पास छूटने से पहले आगे की तरफ कोई वेलोसिटी तो होगी, है ना, कोई ना कोई यू वेलोसिटी सिक्के के पास होगी। लेकिन जब ये नीचे गिरना शुरू करता है ना, तो एक नीचे की तरफ भी वेलोसिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी इसके पास, है ना। एक यूएक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी रहेगी, एक यूवाई डायरेक्शन में भी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब नीचे की तरफ वेलोसिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी तो दोनों के रिजल्टेंट के अलोंग ये सिक्का मूव करेगा और सिक्का कुछ ऐसे गिरेगा, है ना। इस पाथ को बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, इस पाथ को बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना। The numerical ratio of displacement to distance covered is always, देखो ये एक बड़ा जाना माना क्वेश्चन है, आया हुआ है सभी लगभग कंपटीटिव एग्जाम्स के अंदर कि भाई डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, इन दोनों का रेशियो मतलब इन दोनों का डिवीजन क्या होता है। देखो बच्चों, अगर तो आप घूम फिर करके, है ना, घूम फिर करके वापस आ गए हो और उसी जगह पर वापस आ गए हो जहां से आप चले थे, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होती है ना, लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो तो नॉन जीरो होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो तो नॉन जीरो होता है, सही बात है ना। डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस नॉन जीरो। लेकिन अगर आप एक सीधे पाथ से चलते चलते कहीं पहुंच गए, है ना, स्ट्रेट लाइन में पहुंच गए, तो जितना आपका डिस्प्लेसमेंट होता है उतना ही आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहां दो कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटी होगी या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगी, बड़ी तो कभी नहीं हो सकती, है ना। तो कभी भी इसका रेशियो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, सही बात है कि नहीं, है ना। तो या तो लेस होगा, है ना, या फिर इक्वल होगा, ठीक है। तो इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और लेस देन 1, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसको देखते हैं बेटा, कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी किसी पार्टिकल की जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए और इनिशियल वेलोसिटी यू इन फर्स्ट 3 सेकंड्स क्या होगा। तो बेटा आप जानते हो कि अगर वो यू से स्टार्ट हुआ है किसी, है ना, किसी यू से स्टार्ट हुआ है, स्ट्रेट लाइन में पहुंचा है और यहां पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड कुछ v हो गई है ना, तो इक्वेशन लगती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन ये वाला जो v होता है ये तो फाइनल वेलोसिटी, यहां वाले पॉइंट का वेलोसिटी है, ये इधर का वेलोसिटी है भैया, यहां का वेलोसिटी है। लेकिन आपसे यहां पर क्या पूछा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को यहां पे। देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एक तो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है एवरेज वेलोसिटी का और वो होता है u प्लस वी बाय 2, ठीक है ना, u प्लस वी बाय 2। ओके, ये फॉर्मूला आपने यहां पर लगाना है और निकालना है इसको, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v कितना है, v कितना है, u प्लस एटी है ना, तो u प्लस एटी अपॉन में 2, क्योंकि यहां पर v लिखा था ना, यहां पर v लिखा था, इस v की जगह पर मैंने इक्वेशन से u प्लस एटी पुट कर दिया, तो ये बन गया 2u प्लस एटी बाय 2,
ठीक है, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहां वाला 2 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा u प्लस हाफ AT, u प्लस हाफ AT, जो कि ए ऑप्शन है। ठीक है ना, तो आप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहां पर आपको, तो आप निकाल पाओगे। एक स्विंगिंग पेंडुलम है, उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पर होगी, है ना। तो वैसे तो इसकी बातें हम वेव्स और ऑसिलेशन के अंदर करेंगे, जो कि काफी लेट है, लेकिन मोशन के साथ जुड़ करके भी इसका क्वेश्चन अपने को मिलता है देखने में। ठीक है ना, तो कोई भी अगर पेंडुलम है ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा कोई पेंडुलम है, ठीक है, तो यहां पर एक्सट्रीम्स पर ध्यान से सुनना, एक्सट्रीम्स पर सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होती है, मीन पर एक्सेलरेशन नहीं होती। मतलब होती तो है ग्रेविटी वाली, लेकिन एसएचएम वाली एक्सेलरेशन नहीं होती, वो एक्सेलरेशन नहीं होती जिससे ये पार्टिकल एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, या मैं आपके लिए और सिंपल करके बोलूं वाइब्रेशनल मोशन नहीं कर रहा। ठीक है ना, जहां पर ये वाइब्रेशनल मोशन नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो उसके लिए एक्सेलरेशन यहां नीचे वाली जो होगी उसकी जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर यानी एक्सट्रीम्स पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन हुआ करती है, मीन पर एक्सेलरेशन नहीं होती। ठीक है, जैसे ये पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है, और ये पेंडुलम चलता 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 यहां तक आ गया, कुछ थीटा पर आ गया, है ना, तो यहां पर mg लगेगा, है ना, इसके अलोंग इस तरफ, क्योंकि ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है, तो यहां लगेगा mg cos थीटा, है ना, और इस तरफ लगेगा mg sin थीटा, और इस mg sin थीटा के चलते ही तो पेंडुलम वापस आ रहा है। सोचो इस बात को, ये mg cos थीटा तो इसकी टेंशन को बैलेंस कर रहा है खाली, mg cos theta is just balancing its tension which is in the string of the pendulum, जो कि स्ट्रिंग में है, पेंडुलम की रस्सी में जो टेंशन है उस टेंशन को बैलेंस करने के लिए mg cos theta तो अवेलेबल है। mg sin theta क्या कर रहा है, वो लेकर के आ रहा है इसको वापस मीन पे, वो लेकर के आ रहा है इसको वापस मीन पे, तो मीन पर जब ये आएगा तो mg sin theta खत्म हो जाएगा, क्योंकि थीटा खत्म हो जाएगा। भाई सोचो ना, अगर ये पेंडुलम चलता 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 यहां तक आ गया, इसी पे ही आ गया, तो थीटा क्या रह गया, कुछ भी थीटा नहीं है इनके बीच में, तो ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन का तो कुछ भी थीटा नहीं होगा, थीटा 0 होगा, तो mg sin थीटा भी क्या होगा, यहां पर 0 होगा, सिर्फ mg होगी, है ना, जो किसको बैलेंस कर रही होगी, टेंशन को बैलेंस कर रही होगी, तो mg sin थीटा तो यहां पर होगा ही नहीं, है ना। इसलिए मीन पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होती वाइब्रेशन वाली, जो इसको वाइब्रेट करवा रही हो, है ना, जो इसको आगे पीछे लेके जा रही हो, टू एंड फ्रो मोशन करा रही हो। इसलिए स्विंगिंग पेंडुलम हैज मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट 2 एक्सट्रीमिटीज ऑफ द स्विंग। 2 एक्सट्रीमिटीज जो है, एक एक्सट्रीम वो और दूसरा एक्सट्रीम यहां कहीं होगा ना इसका, यहां कहीं होगा ना इसका, तो यहां पर भी ऐसे mg sin थीटा रहेगा, है ना, और वहां पर भी ऐसे mg sin थीटा रहेगा, और कहीं नहीं रहेगा। ठीक है, आयरन बॉल एंड अ वुडन बॉल of same radius are released from a height h in vacuum, which of the two balls would take more time to reach the ground। ये कितना आसान, और मैं मानता हूं कि आप सभी को एक क्वेश्चन आता होगा कि भाई दोनों को सेम टाइम लगेगा नीचे आने में। ठीक है, आयरन हो, वुडन हो, कुछ भी हो, आयरन बॉल है, ये लक्कड़ की बॉल है, वुड की बॉल है, ठीक है, और वैक्यूम के अंदर छोड़ी गई है, साफ साफ बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनडी के अंदर, आप सोच लो। ठीक है ना, तो दोनों का u0 रिलीज करी गई है ना, लिखा हुआ देखो, रिलीज करी गई है फ्रॉम हाइट h। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी चल करके सेम आ रही है, दोनों h डिस्प्लेसमेंट चल करके आ रही है। ठीक है, तो टाइम जो है वो सेम लगेगा। s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। दोनों की ही क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, मुझे अलग अलग क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं है इसकी, एक ही क्वेश्चन में निपटा दूंगा इसको। देखो s दोनों का सेम है, s सेम हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन भी दोनों पर सेम लग रही है, वो भी कांस्टेंट हो गई, तो टाइम क्यों चेंज होगा फिर, टाइम किस पे डिपेंड करेगा, टाइम भी कांस्टेंट होगा, दोनों सेम टाइम लेंगे। बी ऑप्शन एकदम सही है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मोशन इन 2D यानी दोनों तरह के मोशन, सर्कुलर मोशन भी और प्रोजेक्टाइल मोशन भी दोनों डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। ये लेक्चर्स आप लोगों को रिवाइज करवा रहे होंगे, पूरा का पूरा NDA 2 जो आप लोगों ने अभी अभी देना है ना, लगभग सवा महीने, लगभग दो सवा दो महीने का टाइम है आपके पास, उसके अंदर आपने जो इसको देना है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।